हाँ जी, तो स्वागत है आपका अगली क्लास में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों देखेंगे अभी आज इस क्लास के अंदर। और स्टार्टिंग विद सिंगल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर आते हैं। अब देखो, वैसे ऑब्वियसली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें, हल्की फुल्की थ्योरी। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज समथिंग विच कैन एक्चुअली फ्लो। ठीक है, बिल्कुल बचपन वाली भाषा। उसमें जब हम बहुत छोटे थे तो हम ये कहते थे कि फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग दैट फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। बहुत बढ़िया। फिर थोड़े बड़े हुए और फिर हमने कहा, कहना शुरू किया, थोड़ा स्टाइल मारना कि समथिंग विच अक्वायर्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट इज नोन एज फ्लूइड। अब हम जानते हैं लिक्विड और गैसेज जो है वो फ्लूइड होते हैं। अच्छा, कभी कभी मैं भावनाओं में बह के फ्लूइड को पानी बोल जाता हूँ, मतलब दिल में मतलब सर पानी, तो आपने बोला नहीं पानी है। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन है पानी ना हो, फ्लूइड में कभी कभी जस्ट एक फील देने के लिए बोल देता हूँ कि भाई पानी गिर गया, पानी बह गया। और क्या मैं कहता फ्लूइड बह गया, तो कुछ लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं जो मतलब उतने दिल तक छू नहीं पाती बात, तो मैं कभी कभी कहता पानी बह गया, हाँ पानी बह गया, समझ में आता उनके। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो खैर बिल्कुल बचपन की बात हुई कि भाई समथिंग दैट फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। दूसरा हुआ फिर समथिंग दैट एक्वायर्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ये भी हुआ फ्लूइड। फिर जब हम थोड़े और बड़े हुए और हमने ये वाली बात समझी कि फ्लूइड क्या चीज़ है। अब फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। क्या? फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? सरफेस के पैरेलल जब फोर्स लगती है उसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। जब हम इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने ये वाली बात आपको बताई थी। अब क्या होता है, जैसे अब मान लो जैसे कैंडल है, और कैंडल अगर इस तरीके से है और इस पर एक mg नीचे लग रही है, पर ये नीचे नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। ये कैंडल नहीं है तो चौक है। पर अगर ये कैंडल होती पर ये नीचे नहीं जाती, क्यों? क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लग रही है ये उसको सस्टेन कर पा रही है। यहीं पे अगर यही कैंडल पिघल जाती, वैक्स की कैंडल, और ये पिघल जाती, तो ये वैक्स नीचे गिर जाता। क्यों गिर जाता? क्योंकि ये शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, अब अगर ये बेसिकली शियर स्ट्रेस को सस्टेन ना कर पाना ही आपको ये बताता है कि वो जो चीज़ है वो एक फ्लूइड है। जैसे एक एग्जांपल होता है, अक्सर ये लिया जाता है कि भाई जैसे मान लो कि अगर एक बॉडी है, एक ऐसे कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, और इसको अगर एक्सेलरेट किया तो ऐसा नजर आता है कि ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब टेढ़ा क्यों हो गया? बेसिकली हम एक काम कर सकते हैं, इसके साथ ही बैठ जाओ। अगर इसकी एक्सेलरेशन ए है, इसके साथ बैठ गए, तो हमारे फ्रेम में इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई। मतलब ये भी ए से आगे जा रहा है, हम भी ए से आगे जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई। लेकिन चूंकि हम आगे जा रहे हैं तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और उसमें अगर आपको ये वो लगाना है, न्यूटन लॉ लगाने हैं, तो इसका मतलब हमको फ्रेम को इनर्शियलाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पे फोर्स आ जाएगी DMA, और एक फोर्स नीचे की तरफ हो गई DMG। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है कि ये शियर स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेसिकली अगर आप किसी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को भी बोले ना, ये बेटा मैंने ग्लास ड्रॉ कर दिया, तो उसके अंदर पानी ड्रॉ करके पानी बना दे, तो वो भी शायद इस तरीके का पानी नहीं बनाएगा। ठीक है, वो भी जो पानी बनाएगा वो पानी कैसा बनाएगा? वो फ्लैट पानी बनाएगा। ठीक है, पानी ये क्यों नहीं बनाएगा? ये इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि बेसिकली उसको भी पता है कि पानी तो ऐसा होता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे ये वही वाली बात है, शियर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर पाता। यहाँ पे अगर इसमें mg देखें तो DMG जो है उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर आएगा, रेडियल वाला, और ये नॉर्मल वाला इधर आएगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर सरकना शुरू कर देगी। ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सब अपनी जगह सरकना शुरू करेंगे। तब तक कब तक सरकेंगे? जब तक ये सारे की सारी टेंजेंशियल फोर्सेज जो है वो जीरो नहीं हो जाती। और उसका मतलब ये है, ध्यान से समझना इस बात को, कि सरफेस जो होता है इसका पानी का, वो हमेशा इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर ही होगा। नहीं तो इफेक्टिव ग्रेविटी का कोई ना कोई कंपोनेंट इधर आ जाएगा तो ये सरक जाएगा। अंडर इक्विलिब्रियम free surface is always perpendicular to effective gravity. Under equilibrium free surface is always perpendicular to effective gravity. अब यहाँ पे ये आ गया कि अगर ये वाला एंगल मान लो थीटा आ रहा है, ये एंगल थीटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। तो DMA cos थीटा शुड बी इक्वल टू DMG sin थीटा। तो DMA cos थीटा इज इक्वल टू DMG sin थीटा। DM कट गए और tan थीटा की वैल्यू आ गई A/G। ठीक है, तो ये एक्चुअली फ्लूइड को डिफाइन करते करते ही हमने ये क्वेश्चन कर लिया। कई बार इसके ऊपर सवाल आते हैं बेस्ड कि भाई जो सरफेस का जो इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा, तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा A/G के बराबर आएगी।
ठीक है। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर रुका हुआ है तो उसके मतलब ए जीरो होगा। अच्छा, फिर इसके बाद आती है बात प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो फिजिक्स में मैं हमेशा इस बात के लिए को लेके आपको प्रेफर करूंगा कि भाई जब भी आप फिजिक्स के अंदर कोई भी बात बोलें तो वो बात सही होनी चाहिए। कहने वाला जितनी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे पता है ऐसा होता है पर ठीक है ऐसा चलता है। मतलब जैसे कि मतलब एटलीस्ट फिजिक्स की क्लास के अंदर या जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तब आपके साथ में जो एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई किसी चीज़ मतलब मेरा वेट 70 किलो है, तो ये बात गलत है फिजिक्स के हिसाब से। मेरा वेट नहीं है 70 किलो, मेरा मास 70 kg है, ठीक है। मेरा वेट तो 700 न्यूटन होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 9.8 की जगह 10 ले रखा है, तो मेरा वेट 700 न्यूटन से, मेरा मास 70 किलोग्राम से। तो ये जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब प्रेशर है, तो प्रेशर को लेके भी लोग बहुत मतलब गलतियां करते हैं। तो प्रेशर पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर लगता नहीं है, प्रेशर होता है, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई आप के मतलब जैसे होता है ना, कई बार कहते हैं कि भाई मैं वहाँ पहाड़ पे खड़ा था, बहुत तेज हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी, ऐसा प्रेशर लगा मैं गिर गया। अरे भाई प्रेशर नहीं लगा था, लगी तो फोर्स थी। प्रेशर लगता नहीं है, प्रेशर होता है। लगती क्या है? फोर्स लगती है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे पता है कभी ना कभी अभी आज ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके दिल से एक आवाज आएगी कि सर नीचे से ये वाला प्रेशर लग गया, ऊपर से वो वाला प्रेशर लग गया। अरे प्रेशर नहीं लगता है, क्या लगती है? फोर्स लगती है। प्रेशर इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मेरा हाथ है, अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल्स या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर मैंने ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर इधर से कितना प्रेशर लग रहा है? प्रेशर थोड़ी लग रहा है, फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया से उधर ले जाओ तो परपेंडिकुलर फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। कभी आपके साथ हुआ है कि वो कोई मतलब जैसे टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते रहते किसी को बॉटल थी, उससे कोई जूस कुछ कोल्ड ड्रिंक कुछ पी रहे थे, पानी पी रहे थे में भी, और पीते 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 खत्म हो गया पानी, कुछ है ही नहीं, बचा नहीं उसके अंदर। हम टीवी देखने में इतने मशगूल हैं, इतने मशरूफ हैं, मतलब मजा आ रहा है, ऐसी कुछ नहीं, वो शक करने हवा शक करने मजा आ रहा है उसके अंदर की। और जो हवा शक करते करते पूरे होठ अंदर घुस गया उसके बोतल के अंदर। कभी हुआ है क्या ऐसा? मुस्कुरा रही थी क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो अब वो जब वो बेसिकली उसमें जो लोगों के दिल में पहला ख्याल आता है वो ये होता है कि सर अंदर वैक्यूम है और वैक्यूम ने खींच लिया। वैक्यूम खींचता नहीं है भाई। बेसिकली हो तो ये रहा है कि जैसे मेरा हाथ जब यहाँ पर था, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, तो इधर से ही फोर्स लगी, इधर से ही फोर्स लगी और मेरा हाथ वहीं पर रुका रह गया, कहीं गया नहीं। लेकिन अगर मान लो एक तरफ वैक्यूम कर देते तो एक्चुअली ये नहीं खींच रहा है, बस ये कि जो धक्का मार रहा था पहले अब वो धक्का नहीं मार रहा है, तो उधर से धक्का तो लगी रहा है, तो इसलिए हाथ आगे चला जाता है। समझ में आई वाली बात? ठीक है। ऐसे ही इनफैक्ट हमारी बॉडी को क्या आदत है 10⁵ पास्कल्स को झेलते रहने की लगातार, ठीक है। सोचो अगर मान लो हम अचानक स्पेस में चले जाएं तो क्या होगा? अगर मान लो हम स्पेस में चले जाएंगे तो इतना तो पक्का है कि मर जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से तुम समझते हो। क्यों, कैसे मरेंगे? मतलब कैसी दर्दनाक मौत, बहुत ही दर्दनाक मौत होगी नो डाउट, पर वो कैसे होगी? तो फट जाएंगे हम लोग, और कुछ जम जाएंगे, जल जाएंगे। अब ये मत करना सर दम घुटने से मौत हो जाएगी कि सर सांस नहीं आ रही बहुत देर तक, मतलब हम 5 मिनट तक बिना सांस के रहे इसलिए मर गए, ठीक है, डूब के मर गए, ऐसा ये सब नहीं। वो होगा क्या बेसिकली? होगा ये कि जब तुम अगर मान लो कि कोई इंसान या कोई भी जानवर अगर स्पेस में जाके एक्सपोज हो जाता है, मतलब आपने जो स्पेस सूट है उससे बाहर आ जाता है, तो क्या होगा? वहाँ है वैक्यूम। वैक्यूम है तो वो बाहर का प्रेशर बहुत कम है। पहली बात तो हमारी जो नसें हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो मतलब बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जरा सा ऊपर है। पहली बात तो जब बाहर का प्रेशर एकदम से खत्म हो जाएगा तो हमारा जो दीवारें हैं ब्लड वेसल्स की, वो इतनी कमजोर हैं कि वो बाहर जैसी प्रेशर खत्म हो तो अंदर वाला प्रेशर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो फट जाएंगी। पर वो फटेंगे, हम नहीं फटे अभी तक। और वो जो लिक्विड है वो सारा हमारे अंदर फ्री घूमेगा इधर से उधर, ठीक है। और मतलब तरीका होता है ना फिर शरीर के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब अभी मैंने कुछ खाया, देखो यहाँ से काट के देखो छोटा सा आलू का टुकड़ा निकला, ऐसा तो नहीं होता। वो तो सिस्टम होता है। अब क्या होगा अगर आप वैक्यूम में चले जाओगे अचानक,
तो आपके जितने भी ये जो पोर्स हैं, ठीक है, और जो मेजर छेद हैं, वहां से वो लिक्विड बाहर आएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर है नहीं, वो फटाफट इवेपोरेट होगा। अच्छा, इवेपोरेशन के लिए उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। कहां से लेगा? आपसे लेगा। तो बेसिकली होगा एक बात, जाते के साथ ही आप एकदम से सूख जाओगे और सॉलिडिफाई हो जाओगे। जो जितना लिक्विड था वो एकदम से बाहर निकल के इवेपोरेट हुआ और वो अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले गया। कहां से ले गया? बाकी बॉडी से ले गया, तो बाकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। हीट होती है। मरने के बहुत ही रोचक तरीके हैं ये क्या पढ़ाई की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेसिकली यही होता है कि फ्लूइड्स के अंदर जब भी प्रेशर की बात है, कभी प्रेशर हटा दिया तो इसका मतलब वहां से फोर्स लगनी बंद हो गई और उस दूसरी तरफ से लग रही थी तो धक्का लगने लग जाता है। ठीक है, ये सब बातें धीरे धीरे काम आती रहेंगी हमारे। ठीक है, अच्छा प्रेशर की और दूसरी बात करें तो प्रेशर जब आप एच हाइट नीचे जाते हो तो प्रेशर mgh के हिसाब से बढ़ जाता है। ये तो तब है जब इनफैक्ट प्रेशर हमेशा इफेक्टिव ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ता है, इफेक्टिव ग्रेविटी के डायरेक्शन में। अगर ये रुका हुआ है तो इफेक्टिव ग्रेविटी नीचे की तरफ है, लेकिन अगर ये चल रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे होगी। इसमें मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई जैसे मान लो कि अगर एक ऐसे वेसल था और यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी इधर की तरफ है, और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट इसके परपेंडिकुलर वाले लाइन पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जितना भी सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, वहाँ का तो प्रेशर पी नॉट है ही सही, ये सब पी नॉट है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि सेम हाइट पे सेम लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम रहता है। बात सही है, ठीक है। सेम हाइट पे जितना यहाँ से यहाँ तक प्रेशर बढ़ा, उतना यहाँ से आता बढ़ा, उतना यहाँ से आता बढ़ा, उतना यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। ये वाले सारे सेम थे तो ये वाले भी सारे सेम है, तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है। लेकिन एक्चुअली ये वाली बात यहाँ पे वैलिड नहीं है कि सेम हाइट पे प्रेशर सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से आ जाओगे, ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए है तो इफेक्टिव ग्रेविटी इधर की तरफ ए हो गई, और इसका मतलब मैं अगर यहाँ का प्रेशर P1 है तो P1 को मैं क्या क्या कह सकता हूँ, या तो ऊपर से नीचे आ जाओ तो P1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, या फिर P1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी की जगह आ गया A और H की जगह आ गया, मान लो ये Y है और ये X है, ऐसा मान लेते हैं, तो ये Y हो गया और ये X हो गया। ठीक है, और ये अगर मान लो D डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस D है, तो P1 की वैल्यू एक्चुअली यहां से भी कही जा सकती है, वो हो जाएगी पी नॉट प्लस रो, इफेक्टिव ग्रेविटी हो गई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डी। और एक्चुअली ये तीनों ही सही है, ये तीनों सही है। ठीक है, और अगर ये तीनों सही हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि सेम हाइट पे प्रेशर सेम नहीं है। पर अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं पास्कल साहब के लॉ को। हाइट का मतलब क्या है? फ्री सरफेस से दूरी। हाइट का मतलब जमीन से हाइट नहीं, हाइट का मतलब फ्री सरफेस से दूरी अगर आप मान लेते हैं तो उसके से फिर पास्कल लॉ यहाँ पर वैलिड हो जाएगा, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स का प्रेशर आपस में सेम, इन सारे पॉइंट्स का प्रेशर आपस में सेम, इन सारे पॉइंट्स का प्रेशर आपस में सेम, इन सारे पॉइंट्स का प्रेशर आपस में सेम एंड सो ऑन। और जैसे जैसे इफेक्टिव ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ते रहोगे वैसे वैसे प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा। समझ में आई ये वाली बात? तो बस ये होता है प्रेशर की बात। ठीक है, अच्छा इसी के बलबूते एक सवाल और आ जाता है छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि यू शेप की ट्यूब है और ये बिल्कुल मतलब एक क्या कहो काफ़ी इलैबोरेट सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर भांति भांति की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर जैसे मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिक्विड भरा हुआ है, सब बहुत सारे इमिसिबल लिक्विड्स हैं यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तीसरा भरा है, यहाँ से यहाँ चौथा भरा है, यहाँ से यहाँ पांचवा भरा हुआ है। ठीक है, इसका रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4, ये रो 5। ठीक है, ये हाइट है y1, ये हाइट है y2, ये है x2, ये है x3, ये है x4, ये है y4 और ये है y5। ठीक है, साथ ही साथ इस ट्यूब को एक ही एक्सेलरेशन आगे की तरफ और दे रखी है। जी तो है ही सही। अब सवाल ये है कि बताइए कि इन जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं बोर्ड के ऊपर उन सबके बीच में रिश्ता क्या है? तो अगर इन सबका रिश्ता निकाला तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, कुछ नहीं, यहाँ से पी नॉट लो और शुरू हो जाओ। यहाँ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर भी हवा में खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, तो यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है। तो पी नॉट ऊपर से नीचे प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कितना? प्लस रो क्या? रो 1 जी y1 चलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए प्लस रो 2 जी y2, यहाँ से यहाँ गए, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? सेम ही रहेगा। क्यों सेम हाइट? इसलिए अरे एक्सेलरेट हो रहा है, अभी तो समझाया। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी की तरह लेफ्टवर्ड्स या राइटवर्ड्स?
लेफ्टवर्ड्स, और इधर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। इफेक्टिव ग्रेविटी के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, उसके उल्टे डायरेक्शन प्रेशर कम होता है। तो माइनस रो 2g, सॉरी जी की जगह क्या आ जाएगा? a x2। फिर यहां से आता प्रेशर और बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। माइनस रो 3a x3 माइनस रो 4a y4, सॉरी x4। फिर यहां से ऊपर गए तो प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। माइनस क्या? रो 4g y4, और ऊपर गए माइनस रो 5g y5 इक्वल टू P0। तो P0 से P0 कट गया, बाकी सब में रिश्ता आ गया। समझ में आ गया क्या? अच्छा, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं प्रेशर के बारे में, और थोड़ी सी और बातचीत मान लो आगे बढ़ते हुए करेंगे, लेकिन उसके लिए उससे पहले सवाल करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं? तो भाई पहला सवाल है ये, दो डस्टर, एक हट गया फिर भी चल रहा है। चलिए देखो भाई क्या करना है इसके अंदर। अब द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब, इसका एरिया दे रखा है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 12 किलो का मास है, और हाइट h इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द ट्यूब ट्यूब्स इज। अच्छा हाँ, तो क्या करेंगे इसके अंदर भाई? देखो सीधी सी बात ये है कि ये जो हाइट है, मुद्दे की बात ये है कि अब यहाँ तो एक्सेलरेशन है नहीं, पास्कल्स लॉ के हिसाब से सेम हाइट प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ जो प्रेशर है वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच, तो P0 प्लस रो जी एच वही यहाँ का प्रेशर है। यहाँ और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 तो है ही सही ऊपर से, ठीक है, P0 की वजह से तो फोर्स लगी रही है, साथ में ये 12 किलो की वजह से भी फोर्स लग रही है। तो वो यहाँ पे इसका मास अगर m है और ये एरिया क्रॉस सेक्शन a है, तो यहाँ जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P0 प्लस mg बाय a, और दोनों को इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों हाइट से प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ का प्रेशर ऊपर से निकाला, यहाँ का प्रेशर यहाँ से निकाला, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर P0 था, P0 प्लस रो जी एच, यहाँ का प्रेशर आ गया। इसके ऊपर P0 था, P0 प्लस mg बाय a, क्योंकि mg फोर्स है पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो बस दोनों को इक्वेट कर दो तो हाइट आ जाएगी। समझ में आ गई वाली बात? प्रीटी इजी क्वेश्चन। फ्लूइड वैसे काफ़ी आसान चैप्टर है, बस एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। और इनफैक्ट क्वेश्चंस भी जो इसके आते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग से होते हैं, मतलब आसानी से इसके में मतलब मार्क्स आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन कम आते हैं ये मानता हूँ मैं, लेकिन जितने आते हैं उतने आप निकाल सकते हो। और देखो क्या है कि हर 4 नंबर जो हैं वो बेशकीमती हैं आपके लिए, ठीक है ना। 4 नंबर में जाने कितने हज़ारों की रैंक आप आगे पीछे कर दोगे, तो इसलिए देखते रहो। हाँ भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऐसे ये एक ऐसे सिलेंडर है, इधर पूरा पानी भरा हुआ है, सिलेंडर अपने एक्सेस के बाद मूव कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये गोल ना घूमे। तो क्या लगता है आंसर? भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है, डेंसिटी रो है, इसका रेडियस ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस r है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि कितनी यहाँ पे मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये घूमे नहीं। तो बेसिकली पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये लोग घुमाने के लिए कितनी टॉर्क लगा रहे हैं, उतनी एंटी टॉर्क मैं जनरेट करूंगा तभी तो रुका रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर कैसे लगाएंगे फोर्स, कैसे निकालेंगे वाली फोर्स? तो फोर्स निकालने का तरीका क्या रह जाएगा भाई? देखो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि फोर्स जो होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। अब सरफेस यहाँ पर, तो यहाँ पे फोर्स इधर से लगी, यहाँ फोर्स ऐसे लगी, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगी, फिर यहाँ ऐसे लगी, फिर यहाँ ऐसे लगी, फिर यहाँ ऐसे लगी, ये वाली और बड़ी हो होती जाएगी क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। पर मुद्दे की बात यह है कि वो सारी की सारी फोर्सेज जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ सेंटर से पास हो रही हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। और अगर वो सेंटर से पास हो रही है इसका मतलब सेंटर के बाद टॉर्क क्या है इन सारी फोर्सेज के मिला के? 0। और अगर टॉर्क ही नहीं लगी घुमाने वाली तो रोकने वाली टॉर्क लगाने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। तो आंसर क्या है? 0 है। नन ऑफ दीज। बेवकूफ बना रखा सवाल के अंदर, कोशिश कर रखी है, हम बने नहीं, ठीक है। आप बन रहे थे क्या? थोड़े थोड़े? अच्छा, थोड़े थोड़े बन रहे थे। हैं जी? हाँ, ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगी ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो रेडियल है मतलब फोर्स, तो सेंटर से पास हो गई। तो सेंटर से पास हो गई तो सेंटर के बाद टॉर्क क्या आई? 0। तो इसका मतलब इस पानी ने बेचारे ने घुमाने की कोशिश ही नहीं करी इसको। तो सवाल ये है कि रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जब वो घूम ही नहीं रहा तो हम क्यों रोके? 0। समझ में आया क्या? अच्छा,
तो यहाँ से हमें इस सवाल से हमको ये शिक्षा मिलती है कि फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ऐसा नहीं हो कि मतलब सवाल मिले और मतलब बिल्कुल हम मतलब तलवार लेके चढ़ जाएं उसके ऊपर। तो देख भी लो एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी hollow cone of radius r and height h is placed on a horizontal stable surface। तो भाई एक ऐसा है, ऐसा कोन था, एक कोन था, कोन और वो हैवी hollow cone रेडियस r हाइट h ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। विद इट्स फ्लैट बेस ऑन द टेबल, द होल वॉल्यूम इनसाइड द कोन इज फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी रो। तो अंदर भर दिया पानी पूरा का पूरा, रो डेंसिटी वाला पानी भर दिया। द सर्कुलर रिम ऑफ द कोन बेस हैज अ वाटर टाइट सील विद द टेबल सरफेस एंड द टॉप अपेक्स ऑफ द कोन हैज अ स्मॉल होल। यहाँ पे छोटा सा छेद था एक। छेद क्यों था? वो ये समझाने के लिए कि अंदर वो हवा अंदर बाहर जा सकती है और जो टॉप पे प्रेशर पी नॉट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जीएच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा निगलेक्ट बहुत ही बढ़िया, एटमॉस्फेयर प्रेशर निगलेक्ट करना है तो ऊपर प्रेशर जीरो हो गया इसका मतलब, और नीचे पी रो जीएच हो गया। पूछा क्या है? द सर्कुलर रिम neglecting the atmospheric pressure of find the total upward force exerted by water on the cone is। अब भाई देखो सीधी सी बात है, अंदर कौन है? पानी। पानी पे दो लोगों ने फोर्स लगाई, किसने लगाई? सॉरी तीन लोगों ने, एक ग्रेविटी ने, दूसरा टेबल ने जो जमीन से नॉर्मल लग रहा है, और एक लगाई इसने कोन के सरफेस ने। कोन का सरफेस भी धक्के मारेगा ना, यहाँ पे पानी होगा तो पानी इसको धक्के मारेगा, पानी धक्के मारेगा तो वो भी धक्के मारेगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो उसको भी आता है ना। हाँ तो अब बेसिकली ये होगा कि अगर कोन के पानी की वजह से देखा, पानी की वजह से देखा जाए तो कोन पे फोर्स एक इधर है तो एक इधर भी है, एक इधर है तो एक इधर भी है, एक इधर है तो इधर भी है, तो यानी कि रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। और इसका मतलब कोन ने उसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगाई है, उसको मैं एफ बोल देता हूँ। नीचे से फोर्स जो लग रही है पानी के ऊपर वो क्या है? नीचे से ये एफ फोर्स तो लगाई है कोन ने पानी के ऊपर नीचे की तरफ। एक नीचे से नॉर्मल लग रही है, वो है कितनी भाई? यहाँ का प्रेशर इनटू ये वाला एरिया, ऊपर प्रेशर क्या था? जीरो। एक्चुअली पी नॉट होता है, पर पी नॉट को निगलेक्ट करने बोला है तो जीरो। और यहाँ पे प्रेशर क्या आ गया? रो जी एच, उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नीचे से लगने वाली फोर्स आ गई। ये नीचे से लगने वाली फोर्स दो चीजों के बराबर है, एक तो कोन ने जो धक्का मारा इसको नीचे पानी को, एफ, और प्लस एम जी। एम जी कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी। ये वाली बात समझ में आ रही क्या? नहीं समझ में। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है। बस वही फोर्स है और क्या, यही तो पूछा है। पानी ने कोन पे कितनी फोर्स लगाई, कोन ने पानी पे कितनी फोर्स लगाई, दोनों बराबर हैं आपस में, इक्वल अपोजिट है। पानी ने कोन पे ऊपर लगाई थी, कोन ने पानी पे नीचे लगाई है, ये एफ ना। देखो ना सिमेट्री है भाई, अगर सिमेट्री है तो जितनी फोर्स इधर है उतनी फोर्स इधर भी है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होकर रिजल्टेंट ऊपर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? और वैसे भी एक बात सोच, एम जी वर्टिकल है, जमीन से लगने वाली फोर्स भी वर्टिकल है, मैं तो कह रहा हूँ नॉन सिमेट्री भी होता है ये, तो भी झक मार के इन दोनों की आपसी फोर्स वर्टिकली आती। क्यों? क्योंकि पानी पे तीन फोर्स है, कौन कौन सी? एम जी, एक जमीन से नॉर्मल, एम जी और नॉर्मल तो वर्टिकल है, तो तीसरी फोर्स भी तो वर्टिकली आएगी। अगर उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता तो उसको कैंसिल कौन करता? समझ में आई वाली बात भाई? उसको रुके रहना है ना, वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो गई वो तो समझ में आ रहा है। अगर मान लो तीन में से दो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, तो तीसरी का वर्टिकल कंपोनेंट कैसे, सॉरी तीन में से दो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो तीसरी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां से आएगा? वो होने जीरो पड़ेगा। कुछ कह रहे थे? अच्छा समझ में आई इतनी बात भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला सवाल है। अगला सवाल है ये, अब यहां पर एक और चीज हम ये देखते हैं और वो होती है ये बॉयंसी। भाई फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होती है? तो बॉयंसी का मतलब होता है बेसिकली या बॉयंट फोर्स या आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो ये कहता है, वो ये कहता है कि बॉयंट फोर्स का मतलब होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अच्छा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो कह दिया उन्होंने। अब उसमें एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, उसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का मतलब हो गया उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है। तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, रो वी जी, ये हो गई ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स, और रो सॉलिड वी जी हो गई नीचे की तरफ। अब सिंपल सी बात है, रो एल वी जी, अगर रो एल बड़ा है रो एस से तो ये ऊपर जाएगा,
रो एस बड़ा है रो एल से तो ये नीचे जाएगा, और दोनों बराबर है तो जहाँ छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। अगर रो एस बड़ा है रो एल से तो ये नीचे जाके बैठ जाएगा, और ये एक्चुअली नीचे तब तक जाता रहेगा जब तक कि नीचे से एक इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल जाती, क्योंकि रो एस वी जी बड़ा था, रो एल वी जी छोटा था। ये बॉयंट फोर्स है रो एल वी जी, और ये है रो एस वी जी। रो एस वी जी बड़ा है, रो एल वी जी छोटा है, तो अगर ये बड़ा है तो ये नीचे आता जाएगा, और ये तब तक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता रहेगा जब तक कि नीचे से मतलब बॉटम पे टकरा जाए, वहां से नॉर्मल इतना लगे कि नॉर्मल प्लस रो एल वी जी रो एस वी जी के बराबर हो जाए। समझ में आई वाली बात? अच्छा, अगर मान लो रो एल वी जी छोटा सॉरी रो एल वी जी बड़ा होता रो एस वी जी से, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ी होती डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, तो उसके ये ऊपर जाता, कितना ऊपर जाता, ये ऐसे जाता कि कुछ पार्ट बाहर निकल जाता, तो जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो कम हो जाता। तो यहाँ नीचे की तरफ जो फोर्स लगती वो तो अभी भी रो एस वी जी ही लगती, पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती वो रो एल इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी लगती। जो सबमर्ज पार्ट है ये वाला शेडेड पार्ट, एस फॉर सबमर्ज, एफ फॉर शेडेड, कुछ भी है मान लो, ठीक है। और ये दोनों फिर बराबर हो सकते थे क्योंकि v की वैल्यू वी एस से बड़ी होती, और रो एस अगर छोटा भी है रो एल से तो भी ये दोनों बराबर आपस में हो सकते। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, फिर इसके बाद ये तो हो गई बात है बॉयंट फोर्स की। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स? तो बॉयंट फोर्स का जो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो हमेशा सबमर्ज्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास होता है। सबमर्ज्ड या ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर कई जगह पे कवर नहीं होता है, वो है सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ BUOYANCY बॉयंसी, मतलब इट इज द इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स। कभी टॉर्क वॉर्क निकालनी हो तो सारी की सारी बॉयंट फोर्स आप उस एक पॉइंट पे लगती हुई मान सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड या फ्लूइड जो भी है, गैस भी हो सकती है। इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रॉड थी, उसकी लेंथ 12 थी, ये रस्सी से ऐसे बांध के लटका रखा है। अब क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? स्लेंडर होमोजेनियस रॉड of length 12 floats initially partially immersed in water being supported by a string fastened to one of the ends as shown. The specific gravity of the rod is 0.75. Specific gravity क्या होती है? It is the density of rod divided by density of water. वो 0.75 दे रखा है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर अगर 1000 होती है तो इसका मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ जो रॉड है वो आ जाएगी 750 kg पर मीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द रॉड दैट एक्सटेंड्स आउट ऑफ वाटर इज, तो ठीक है भाई, ये कितनी लेंथ बाहर है? एक्चुअली यहाँ पे क्या है, इन्होंने चौड़ाई ज़्यादा बना रखी है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। कायदे से तो ये है कि भाई ये बिल्कुल पतली सी रॉड है ऐसे, ठीक है, और मुझे नहीं पता लेट से कुछ एंगल थीटा है, और मान लो कि एक्स पार्ट तो बाहर है और 12 माइनस एक्स पार्ट अंदर है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि इसके ऊपर फोर्सेस लग रही है, कौन कौन सी लग रही है? एक तो लग रही है mg कितनी हो जाएगी? mg लगेगी, पहले लगेगी कहाँ? पूरी रॉड के सेंटर मास पे, यानी उधर से l डिस्टेंस पे, और कितनी होगी? वो हो जाएगी 2LA वॉल्यूम इंटू रो ऑफ सॉलिड या रो ऑफ रॉड इंटू जी, रो मतलब रो VG, ठीक है, ये मास mg मास इंटू जी। अच्छा, फिर लगेगी बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगी? डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे, डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे लगेगी, और वो लगेगी ऊपर की तरफ, और वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2L माइनस एक्स इंटू ए इंटू रो वाटर इंटू जी, ठीक है। अब करना क्या है? कुछ नहीं, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉप बैलेंस कर दो। वैसे टॉप तो हर पॉइंट के अबाउट ही बैलेंस्ड है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन हम इस पॉइंट के बाद करना चाहेंगे क्योंकि टेंशन हमको पता नहीं है, तो उसका टॉक लेके क्या करेंगे हम कंसिडरेशन में। तो अगर आप टॉक बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वेशन क्या बनेगी भाई? वैसे थोड़ा सा और अच्छा रहता अगर हम इसमें एक्स नीचे से मानते, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती, पर चलो खैर कोई बात नहीं, मान लिया तो मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? ये दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है? ये है 12 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया L माइनस एक्स बाई 2, उसमें जोड़ा x, तो यहां से यहां तक की दूरी आ गई L प्लस एक्स बाई 2। समझ में आई?
नहीं आया। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 2l माइनस एक्स बाई टू, यानी कि l माइनस एक्स बाई टू, l माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आ गई? x प्लस l माइनस एक्स बाई टू, तो ऐड किया तो l प्लस एक्स बाई टू आ गया। ये वाली बात समझ में आई क्या? अच्छा, ये तो ये हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कॉस थीटा लिया इंटू फोर्स की हो गई a इंटू 2l माइनस एक्स इंटू रो w इंटू जी, ये हो गई इसकी बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स की वजह से टॉर्क, और mg की वजह से टॉर्क भी निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2la रो आर जी फोर्स, और लीवर आर्म क्या हो जाएगा? l cos थीटा, l cos थीटा। जैसे इक्वेट किया थीटा cos थीटा कट गए, और g से g भी कट गया, और रो w और रो r का रेशियो भी दे रखा है, तो रो w का एक क्या करते हैं 750 डाल ही देते हैं, रो r 1000 हो ही जाएगा। और जैसे आपने डाला तो यहाँ से सॉल्व करके, अच्छा a से a भी कट गया, a से a भी कट गया, तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, ठीक है? हाँ, एक ही चीज़ है। स्पेसिफिक वाटर, हाँ, स्पेसिफिक वेट, ये टर्म कहाँ आता है? स्पेसिफिक वेट, वो तो डेंसिटी होगी ना। अच्छा, स्पेसिफिक वेट, ठीक है, कह सकते हैं स्पेसिफिक वेट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। हाँ ठीक है, मतलब बहुत स्टैंडर्ड टर्म तो नहीं है वैसे ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया सबको? यहाँ पे मुद्दे की बात अपन ने क्या समझी कि जो डूबा हुआ पार्ट है उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो होता है, क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। जैसे इसमें एक सवाल और भी आता है, अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ। क्वेश्चन ये है, इसको मिटाता हूँ मैं पहले, बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सुनना, लेकिन लॉजिकल है, जैसा कि आईटी वालों को पसंद है। क्वेश्चन ये है कि एक है ना नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है, नॉन यूनिफॉर्म, इसकी डेंसिटी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कुछ अजीब अजीब डेंसिटी है, ये उसका सेंटर है, और उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं था, ठीक है। जब इसको एक लिक्विड के अंदर डुबोया और यहां से इसको रिलीज कर दिया। बस अच्छी बात यह है कि एवरेज डेंसिटी जो थी ना इसकी, वो एक्चुअली लिक्विड की डेंसिटी के बराबर थी। इसकी एवरेज डेंसिटी इसकी डेंसिटी के बराबर थी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर इसको जस्ट, जैसे ये तो सेंटर मास हो गया, ये सेंटर हो गया, क्वेश्चन ये है कि इसको अगर यहां से रिलीज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 6 ऑप्शंस हैं, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इन सब में से क्या क्या हो सकता है इसके साथ? तो हम क्या कह सकते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर? तो अगर आपने इसको यहां पे पकड़ के रखा हुआ है और छोड़ दिया तो क्या होगा? मतलब बॉयंसी कहां लगेगी? बॉयंसी क्या होती है? बॉयंसी एक्चुअली वैसे तो ρvg होती है, बस बाय डेफिनेशन बॉयंसी का मतलब क्या है? इट इज अ नेट फोर्स ड्यू टू ऑल द प्रेशर डिफरेंसेस, जो भी है। अब यहां पे बॉयंसी कितना लगेगी? बॉयंसी तो लगेगी लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास पे। तो वो ये चीज अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसे हम क्या करें? ठीक है, तो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है वो तो यूनिफॉर्म था, तो यानी कि ये बॉयंट फोर्स तो यहाँ लग जाएगी ये बॉयंट फोर्स, ठीक है। और mg कहाँ लगेगी? mg सेंटर वहां पे लगेगी नीचे, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेंटर ये जो स्फीयर है ये छोड़ने के बाद क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा? जल्दी बोलो, क्या कर रहे हो? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट हैं? ये घूमेगा क्लॉकवाइज घूमेगा, बिल्कुल सही बात है। बाकी इन सब में से और कुछ? ये फोर्स ऊपर लगेगी, नीचे लगेगी, सेंटर के बाद टॉप क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, नेट फोर्स 0 है वैसे, तो रो एवरेज की वैल्यू,
रो लिक्विड के बराबर दे रखी है, तो रो एवरेज इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वो ऊपर की तरफ फोर्स होगी, वो नीचे की तरफ फोर्स होगी, और रो लिक्विड इंटू जी, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी ऊपर की तरफ फोर्स होगी। तो वो ये दोनों mg और पॉइंट फोर्स बेसिकली बराबर हो रहे हैं, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा बताओ? कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ तो बोलो। हैं क्लॉकवाइज घूमेगा, ये बात तो सही है। ऊपर नीचे आएगा कि नहीं जाएगी बॉल? अरे हाँ या ना, जो मन में आ रहा बोल दो ना। नहीं आ रहा सर, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी। जाएगी। वेरी गुड। कहाँ जाएगी? ऊपर। क्यों? सही चले। ऐसे तुक्का मार रहे बैठ के। नहीं जाएगी सर। नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सर नेट फोर्स तो जीरो है, एक्सेलरेशन थी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ नेट फोर्स अगर जीरो होती है और तो एक्सेलरेशन किस पॉइंट की जीरो होती है? सेंटर ऑफ मास की। सेंटर मास तो यहाँ है ना, ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये बात सही है, पर इसको क्लॉकवाइज घूमना भी है। इसका मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पे कील ठोक दिया और उसको ऐसे घुमा दिया, तो ये बेसिकली ऐसे जाएगा इनिशियली। इसका मतलब ये लेफ्ट भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। हाँ खुश हो जा, लेफ्ट एंड ऊपर दोनों। तो 1, 3 और 5 आर आंसर्स। खैर अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये। अरे हाँ, two bodies having volume V and 2V are suspended from two arms of a common balance. They are found to be to balance each other if larger body is immersed in oil and the smaller body is immersed in an unknown liquid. Then the balance remains in equilibrium. The density of the unknown liquid is. हाँ भाई, क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर? बेसिकली बस वही है कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, वो रो वी जी हो जाएगी और mg तो नीचे लगी रहा है। क्या आएगा इसके अंदर भाई, बोलो? टू बॉडीज ऑफ वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम v और एक का वॉल्यूम 2v है, तो ये तो हो गया ये कॉमन बैलेंस। ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम v और इसका वॉल्यूम 2v, ये v वो 2v। इसको एक लिक्विड के अंदर डुबो रखा है, इसको दूसरे लिक्विड के अंदर डुबो रखा है। बैलेंस का मतलब यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी डेंसिटी है 0.9, किसकी? इसकी। हाँ जी, द लार्जर बॉडी इज इमर्स्ड इन ऑयल। ओके, इसकी डेंसिटी दे रखी है d1, उसकी d2 मान लेते हैं, घर की खेती है, क्या दिक्कत है। टू बॉडीज हैविंग वॉल्यूम v and 2v आर सेपरेटेड फ्रॉम टू आर्म्स ऑफ अ कॉमन बैलेंस, दे आर फाउंड टू बैलेंस ईच अदर इफ लार्जर बॉडी इज इमर्स्ड। अच्छा, पहले दे वर फाउंड टू बैलेंस ईच अदर, पहले भी बैलेंस थे, इसका मतलब मास दोनों का सेम था, ठीक है। जो इसका मास है वही इसका भी मास था, तभी तो पहले बैलेंस कर रहे थे दूसरे को। फिर क्या हुआ, इफ लार्जर बॉडी इज इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ d1 एंड द स्मॉलर बॉडी इज इमर्स्ड इन अनदर ऑयल ऑफ अननोन d2, देन द बैलेंस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे कह सकते हैं बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर लग गई टेंशन, नीचे लग गई mg और ऊपर लग गई d2 इंटू v इंटू जी। तो टेंशन प्लस d2vg इज इक्वल टू mg, एक एक्सप्रेशन आ गया। और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसके लिए आएगा टेंशन ऊपर है, mg नीचे है और d1 इंटू 2vg, ठीक है। तो टेंशन प्लस d1 इंटू 2vg इज इक्वल टू mg। वैसे दोनों को अगर मैं बराबर घटाई दूँ दोनों को आपस में, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आएगा कि ट्वाइस ऑफ d1 की वैल्यू d2 के बराबर आ रही है। d1 कितना था 0.9, तो d2 कितना हो जाएगा 1.8, तो बस बी आंसर आ जाएगा। समझ में आई वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये। बेसिकली अब देखो, इसमें फ्लूइड स्टैटिक्स से तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, अब उसके अंदर एक ही चीज़ आती है घूम फिर के, और वो यही है कि बस एफबीडी बनाओ, बॉयंट फोर्स के नाम पे रो जी लगाओ और बाकी टेंशन वेंशन जो दे रखी है उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ क्या दे रखा है, अ होलो स्फीयर ऑफ मास m and radius r is immersed in a tank of water. The sphere would float if it was set free. मतलब ये ऊपर जाता, ठीक है। The sphere is tied to the bottom of the tank by two wires which make an angle 45 degree with the horizontal as shown in the figure. The tension T1 in the wire is, हाँ टेंशन T1 निकालनी है, कैसे निकालोगे, ये स्फीयर है, उससे ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, रो W V G,
नीचे की तरफ है रो एल वी जी, और क्या है, इधर टी है इधर भी टी है। अगर ये टी है तो ये भी टी है, तो ये वाला एंगल थीटा है 45 डिग्री है। हाँ, तो ये टी कॉस 45 प्लस टी कॉस 45 रूट टू टी आ गया नीचे की तरफ, तो ये रो सॉलिड। हाँ, तो रो डब्ल्यू वी जी शुड बी इक्वल टू रो सॉलिड वी जी। क्या चीज़ क्या है ये, हॉलो स्फीयर ऑफ मास एम, मास एम दे रखा है ना, तो एम ही आ गया, वो तो एम जी आ गया, प्लस और प्लस क्या रूट टू टी। तो टेंशन निकालें, टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डब्ल्यू वी जी माइनस एम जी अपॉन रूट टू। तो रो डब्ल्यू वी जी, और यहाँ तो वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी, कोई बात नहीं, ये वाला लग रहा है, रो डब्ल्यू वी जी माइनस एम जी अपॉन रूट टू। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये तो और भी आसान सवाल है थोड़ा सा, बस इसमें जो टैंक है वो टैंक को चला दिया है। बॉयंट फोर्स हमेशा क्या होती है, वो एक्चुअली रो एल वी इंटू जी इफेक्टिव होती है। ठीक है, मतलब जब आप वीडियो वगैरह बनाओगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, जब बॉयंट फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं वो जब तक रुका हुआ है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होती है। लेकिन अगर वो बॉडी मान लो कहीं लिफ्ट के अंदर रख दी, ऊपर नीचे जा रही है, तो उस केस में बॉयंट फोर्स सीधे सीधे इफेक्टिव वेट ऑफ लिक्विड के बराबर, डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होती है। यानी कि उसमें जब रो वी जी लिखते हो तो रो ऑफ लिक्विड इंटू वी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी की जगह आ जाएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, अब इसकी एक्सेलरेशन अगर ए ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटी नीचे की तरफ जी प्लस ए आ जाएगी। ये बात याद आ रही है क्या? अच्छा, तो क्या पूछा गया, कंटेनर हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालनी है, तो उसमें क्या टेंशन है, वॉल्यूम भी दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, रो है और डी है और रो है, डेंसिटी लिक्विड ज़्यादा है। हाँ ठीक है, तो कंटेनर ये हो गया, नीचे की तरफ तो टेंशन हो गई, और नीचे की तरफ फोर्स क्या हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसकी दे रखी है रो इंटू जी, और इस जी की जगह आएगा जी प्लस ए। ठीक है, जहाँ भी जी आएगा जी की जगह जी प्लस ए लिखते जाओ, और ऊपर की तरफ जो फोर्स हो गई वो कितनी हो गई, बॉयंट फोर्स, वो हो जाएगी डेंसिटी रो वी इंटू जी प्लस ए। बस फोर्स से बैलेंस कर दो, क्योंकि इसके फ्रेम में तो ये कंटेनर रुका हुआ है, और कंटेनर रुका मतलब इक्विलिब्रियम में है, और इसका मतलब टी प्लस वी रो जी प्लस ए इज इक्वल टू वी डी जी प्लस ए। तो यहाँ से पता चला टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, वी इंटू जी प्लस ए इंटू डी माइनस रो। ठीक है, आ रहा है क्या आंसर कहीं? हाँ ये आ रहा है ना, बी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आ गया, लिक्विड और स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर एंड till a height h, at this position the liquid surface at the edge is also horizontal, the contact angle is, अरे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया इसमें तो बीच में थोड़ा सा, क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अच्छा ये तो वैसे सरफेस टेंशन है ना, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको बाद में कवर करते हैं, सरफेस टेंशन एक साथ आएंगे जब सवाल सब करेंगे एक साथ। हाँ, ये आ गया सर डायनामिक्स का क्वेश्चन। डायनामिक्स में क्या हो रहा है, फाउंटेन्स यूजुअली सीन इन गार्डन्स आर जनरेटेड बाय अ वाइड पाइप with an enclosure at one end with many small holes. Consider one such fountain which is produced by a pipe of internal diameter 2 cm in which water flows at a rate of 3 meter per second. ठीक है, तो एक पाइप है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है, और इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इसमें जो पानी अंदर घुस रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड से घुस रहा है, और इसका डायमीटर दे रखा है कैपिटल डी जो कि है 2 सेंटीमीटर। एंक्लोजर एट 100 होल्स, यहाँ पे 100 होल्स हैं, और ईच का डायमीटर 0.05 है, छोटा डी डायमीटर हो गया इसका। तो वेलोसिटी यहाँ से पानी जो बाहर आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि जितना मास ऑफ पानी यहाँ से घुसा उतना मास ऑफ पानी वहाँ से बाहर निकल गया, पर जब हम मास की बात करते हैं तो जितना मास यहाँ से घुसा उतना मास वहाँ से बाहर निकल गया, और डेंसिटी अगर सेम है तो मतलब जितना वॉल्यूम जिस रेट से वॉल्यूम घुस रहा है उस रेट से वॉल्यूम वहाँ से बाहर निकल रहा है। वॉल्यूम में घुसने की रेट हो गई 3 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, और वहाँ से वॉल्यूम के इसके निकलने की रेट हो गई 100 इंटू वी इंटू पाई छोटा डी स्क्वायर बाय 4। 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा,
और बस अब वेलोसिटी निकाल लो। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, है ना, हाँ, और स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 0.05 सेंटीमीटर। तो ये 3 × 2 का स्क्वायर यानी हो गया 4 अपॉन 100 × 0.05 का स्क्वायर। हो सकता है आपके दिल में ख्याल आ रहा हो सर आपने वो तो किया ही नहीं, क्या कहते हैं, कन्वर्ट तो किया ही नहीं उसको मीटर में, वो सेंटीमीटर में दे रखा था, फिर भी आपने मीटर वो वहीं डाल दिया, वो दोनों तरफ सेंटीमीटर में दे रखा था इसलिए डाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, वो एक्चुअली वो ऊपर नीचे फैक्टर कट जाएगा और इसी से आ जाएगी, आपको मिल जाएगी आपको वेलोसिटी। समझ में आई वाली बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये कि जैसे पाइप में यहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है, जाता है तो घूम गया, तो पाइप ने कितना फोर्स लगा रखा है उसके ऊपर, तो या पानी ने कितना फोर्स लगाया है पाइप के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया इसमें से, V × एरिया। तो पर यूनिट टाइम कितना मास फ्लो कर गया, रो × V × एरिया। और ये तो आ गया पर यूनिट टाइम जो मास फ्लो किया। अच्छा, वो जो मास जा रहा था उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, मैं पहले वेलोसिटी V ऊपर की तरफ थी, बाद में वेलोसिटी V इधर की तरफ हो गई, तो ये फाइनल है माइनस इनिशियल, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल करना है, तो V2 माइनस V1 को अगर आपको करना है तो आप उसको V2 प्लस माइनस V1 बोल सकते हो। तो हमने कहा कि भाई V2 और माइनस V1 को उल्टा करके ऐड कर दो दोनों को, तो फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ ही थी, इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे उल्टा करके ऐड कर दिया। अब ये भी V थी और ये भी V थी, √2V आ गई। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आया पर यूनिट मास वो आ गया √2V। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज द मास पर यूनिट टाइम। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसी को तो फोर्स कहते हैं, यही आंसर है। ये वो फोर्स है जो पानी पे पाइप ने लगा रखी है, पर न्यूटन थर्ड लॉ तो पानी को भी आता है। तो अगर पाइप ने पानी पे इतनी फोर्स लगाई है तो पानी ने भी पाइप पे इतनी ही फोर्स लगाई है। पाइप ने पानी पे फोर्स इधर लगाई है तो पानी ने पाइप पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाई है। समझ में आई ये वाली बात? तो बस आंसर क्या आ गया, बस ये आ गया √2V² ρA। अब वहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने, V क्या चीज़ है, V तो स्पीडी हो गई ना, ठीक है, और द फोर्स L क्या चीज़ है, अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट को इन्होंने L बता रखा है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को मतलब इसका मतलब A × V को इन्होंने L बताया हुआ है, तो A × V को L लिख दिया, तो रो ये 2 और L × √2V, यही आंसर है। ठीक है, वैसे √2 एक में आ रहा था डी में, वही होगा आंसर और क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या टॉरस सीरीज लॉ जिसको कहते हैं, वो ये कहता है कि भाई अगर मान लो कोई टैंक है और टैंक के अंदर कोई पानी भरा हुआ है, ऊपर प्रेशर P0 है, यहाँ बाहर भी यहाँ छेद कर दिया, यहाँ पे प्रेशर भी P0 है, अगर ये जो हाइट है वो h है फ्री सरफेस से लेकर छेद तक की, तो उसमें जब पानी बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी √2gh होगी। ये हम लोग बहुत ही आसानी से बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से ले सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, P + ρgh + ½ ρv² कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का ही नाम है। तो अगर ये 10 मीटर लंबाई दे रखी है तो यहाँ की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो वेलोसिटी निकाली जा सकती है क्या? तो रेंज ऑफ वाटर इशूइंग, टोटल हाइट कितनी है, लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर, अ स्मॉल होल इज मेड एट डेप्थ 10 मीटर बिलो द सरफेस, द रेंज ऑफ वाटर इशूइंग आउट ऑफ द होल इज, ठीक है, R ऑन ग्राउंड, अच्छा R ऑन ग्राउंड, ठीक है। व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, ये देखो यहाँ पर भी वही भाषा का थोड़ा सा गड़बड़ यूज कर रखी है, व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, प्रेशर तो होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं, पर चलो भावनाओं के ठीक को बात, अब वही है गड़बड़ तो है ही सही, पर अब देखो सवाल के अंदर अपन गाली लिख के तो नहीं आ सकते, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। सवाल के अंदर कुछ गलत लिख दे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अपन OMR में या ऑनलाइन में वहाँ पे जाके गालियाँ लिखे आएंगे, मतलब कंप्यूटर फोड़ दिया, शर्म नहीं आती तुमको, ऐसी बातें करते हो। तो व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर सरफेस सो दैट द रेंज बिकम्स 2R। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर अभी रेंज R है तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना प्रेशर जनरेट करें हम लोग ताकि ये जो रेंज है वो 2R हो जाए। तो उसके लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी आती है वो कैसे निकली, तो उसके लिए आपको बर्नौलीज थ्योरम कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। लेट अस से यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो u थी, पानी नीचे आ रहा था और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा था v से, तो हमने कहा भाई बाहर ऊपर प्रेशर P0 है, यहाँ पे बाहर जो प्रेशर है वो P0 ही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाई बर्नौलीज थ्योरम।
तो प्रेशर वहाँ ऊपर लिखा पी नॉट प्लस हाफ रो यू स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ प्रेशर पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस हाइट अगर यहीं से नापी गई थी तभी तो यहाँ पे जी एच आया था, यहाँ पे हाइट 0 हो गई। इक्वेट किया। दूसरी बात ये हो गई कि u इंटू ये बड़ा वाला एरिया शुड बी इक्वल टू v इंटू ये छोटा वाला एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छेद का। अब ऑब्वियस बात है कि छोटा है, कैपिटल ए के सामने बहुत छोटा है, इसका मतलब u कैपिटल u v के सामने बहुत छोटा है, और इसका मतलब u स्क्वायर तो v स्क्वायर के सामने बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसको निगलेक्ट कर दिया, पी नॉट को पी नॉट छोड़ा दिया। ठीक है, तो यहीं से एक्चुअली अगर रो से रो भी कट गया तो वेलोसिटी वैल्यू √2g यहीं से आती है, लेकिन ये तब तक ट्रू है जब तक ऊपर प्रेशर पी नॉट है, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है। अब अगर वहां पे प्रेशर कुछ और हो गया पी नॉट प्लस पी, तो आप क्या करोगे उस केस में? हम ये कह सकते हैं बच्चों को रेंज अगर मुझे डबल करनी है तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक गिरने में प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम तो उतना ही लगेगा, ऊपर से नीचे गिरने में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अगर रेंज डबल करनी है इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी डबल हो जानी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर का प्रेशर लिख दिया मैंने P प्लस पी नॉट प्लस हाफ रो यू स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो, और v की जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √2gh का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले √2gh आ रहा था तब ट्वाइस ऑफ √2gh हो गया, और प्लस रो जी एच की जगह तो आ गया 0। अब यहाँ पे देखो पी नॉट से कटा पी नॉट, एक बार फिर अब वो पिछले वी स्क्वायर के सामने ये यू स्क्वायर बहुत छोटा था, तो अब वाले वी स्क्वायर के सामने तो ये और भी छोटा हो गया। ये वैसे और छोटा तो नहीं हुआ, रेशियो दोनों का सेम ही है। ठीक है, पर मुद्दे की बात ये है कि कैपिटल ए बहुत बड़ा है स्मॉल ए से, तो इसका मतलब कि वी बहुत बड़ा है यू से, तो यानी कि इसके सामने ये भी निगलेक्ट हो गया। अब बचा क्या, P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो इंटू 2gh और एक 2 और 4, हाँ 8 ही है और नीचे वाला 2 और कट गया 4 आ गया। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 3 रो जी एच। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 3 रो जी एच। अच्छा रो कितना है, रो तो 1000 है, जी कितना है 10 है, और हाइट क्या है 10 मीटर दे रखी है, ये क्या आ गया 10, ये 3 × 10⁵ पास्कल्स यानी कि 3 एटमॉस्फेयर, तो बस 3 ATM आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया डी। समझ में आई बात ये? अच्छा, फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये आ गया, क्या दिया हुआ है, equal volumes of two immiscible liquids of density rho and 2 rho are filled in vessel as shown in the figure. The small holes are punched at depth h/2 3h/2 from the surface of the lighter liquid. If v1 v2 are the velocity of flux at these two holes, then v1 upon v2 is, देखो नीचे क्या भरा है इस बात से कोई मतलब नहीं, ये वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये हाइट दे रखी है इन्होंने h/2 और ये हाइट दे रखी है 3h/2। ठीक है, तो ये वाली जो वेलोसिटी हो तो √2gh/2 हो ही जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, क्योंकि नीचे क्या चल रहा है उसका मतलब नहीं अपने को यहाँ से यहाँ तक ही बर्नौली थ्योरम लगानी है, बर्नौली थ्योरम भी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी, वो दोनों लगाएगी है, तो यहाँ से ये तो आ गया √gh। तो बताइए भाई साहब v1 तो आ गया, अब v2 निकालना है। v2 कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये क्या है, ये v1 है और ये क्या है, ये v2 है। अब अगर ये v2 है, अगर इसके ऊपर भी डेंसिटी 2 रो ही रहती पूरी ऊपर तक, तो हम वो √2gh वाला फॉर्मूला यहाँ भी चेप सकते थे, लेकिन अफसोस यहाँ पे 2 रो है, वहां पे रो है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई इस रो को हटाओ, h ये जो h हाइट का रो है इसको हटाओ, इसकी जगह मैं 2 रो लिक्विड का कितना लंबा कितना ऊंचा कॉलम डालूं, ताकि जो प्रेशर डिफरेंस ये जनरेट कर रहा है वही प्रेशर डिफरेंस वो भी जनरेट करे। तो भाई डेंसिटी प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो जी एच होता है। अब अगर डेंसिटी डबल हो गई, रो की जगह मुझे 2 रो डालनी है, तो हाइट आधी कर दो। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया समझ में, पक्का आ गया? ठीक है, तो ये कितना है वैसे, ये 3h/2 है पूरा, इसमें से ये h था तो ये h/2 है। ठीक है,
अब यहां से ये h हाइट का रो हटा के h/2 हाइट का 2 रो डालना है ना अब यहाँ पे। ये कितना है h/2, तो ये हाइट को अब उसके बाद तो ये तो ऊपर तो हवा हो गई पूरी। अब बेसिकली हाइट के नाम पे h ही आया और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी √2g और h के नाम पे, हाइट के नाम पे h ही आया, डेंसिटी से कोई मतलब होता नहीं, बट डेंसिटी सेम होनी चाहिए ऊपर तक। तो आ गया v2, v1 आ गया, v2 आके डिवाइड कर दो 1/√2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो आंसर आ गया डी। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? Two cylindrical vessel filled with water up to height of h stand on a cylindrical vessel up to height h stands on a horizontal plane। ठीक है भाई साहब, ये लो cylindrical vessel, ठीक है, उसकी हाइट h है, वाटर उसमें h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। The side wall of the vessel has a plugged circular hole touching the bottom। ओ बिल्कुल नीचे यहाँ पे छेद है, प्लग्ड है, अभी ठुसा हुआ है, बंद है। द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ द वेसल एंड म्यू, अरे नीचे म्यू भी आ गया भाई साहब। टोटल मास ऑफ वाटर प्लस वेसल इज कैपिटल M। लो वॉच विद द मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल सो दैट द वेसल बिगिंस टू मूव ऑन द वंस द प्लग इज रिमूव्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको खोला ऐसा भुस करके पानी निकला, इतनी देर निकला कि ये पीछे सरक गया, और उसका लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, जस्ट सरकना चाहिए, तो ठीक है भाई, ऐसा है भुस। वेलोसिटी कितनी आएगी, √2gh आएगी या नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा आएगी। व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट यहां पे, इनटू πd²/4 वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। अब जो ये फोर्स लगाएगा उसी फोर्स से वो आगे जाएगा, वो फोर्स लिमिटिंग केस में कितनी होनी चाहिए, वो फोर्स μmg के बराबर होनी चाहिए, म्यू कैपिटल mg के बराबर। तो म्यू इंटू कैपिटल mg शुड बी इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू रिलेटिव इनटू dm/dt, याद आ रहा है, बहुत पहले बताया था, सेंटर मास से पढ़ा रहा था। रॉकेट प्रोपल्शन क्या हो गया, अरे सन्नाटे में देख रहे हो, बहुत दिन हो गए क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, अब जान लो, भूल तो गई है, रिवाइज कर लो। यू रिलेटिव इनटू dm/dt ये होती है थ्रस्ट फोर्स। अब यू रिलेटिव क्या है, इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी ये हो गई √2gh, √2gh इंटू dm/dt। किस रेट से इसका मास कम हो रहा है, तो भाई इस रेट से इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है क्या? तो यानी ये कितना हो गया, √2gh इंटू πd²/4 इंटू रो, बस डी निकाल लो। हाँ जी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वॉल्यूम फ्लो, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या हो गया, अरे अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया था, जब वो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ गया ये वाला, इसमें भी तो किया था, ये वेलोसिटी इंटू एरिया को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम फ्लो रेट आया था ना, इसी को बाद में फिर उन्होंने v बोल दिया, नहीं l बोल दिया था, याद आ रहा है? तो तुम तो 2 क्वेश्चन पीछे वाला सवाल भूल गए यार, कोई बात नहीं। ये हो गया वेलोसिटी और ये है एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बना वॉल्यूम, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया मास से, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो निकल रहा है उसको मास से मल्टीप्लाई किया, तो ये मास पर टाइम जो निकल रहा है वो आ गया dm/dt, यू रिलेटिव इनटू dm/dt आ गया μmg के बराबर। समझ आ गई वाली बात? अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला सवाल है वो है ये, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, cubical block of side A and density rho slides over a frictionless inclined plane with constant velocity v. There is a thin film of viscous liquid of thickness T between the plane and the block, then the coefficient of viscosity of the thin film will be। फिर विस्कोसिटी का सवाल आ गया, अभी सरफेस टेंशन का एक सवाल आ गया था, बीच में घूमता फिरता था, विस्कोसिटी का सवाल आ गया। चलो खैर विस्कोसिटी वाला देख लेते हैं। वैसे सरफेस टेंशन विस्कोसिटी में ज़्यादा कोई भारी भारी चीज़ें होती नहीं है, तो
एक बार पहले फ्लूइड खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब्सटेंशियल विस्कोसिटी क्वेश्चन अलग से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर विस्कोसिटी, ये आ गया इसका फ्लूइड्स का। एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन बचे उनको निपटा लेते हैं, ताकि नहीं तो बाद में भूल जाएंगे कहीं। ये था तो भाई सरफेस टेंशन क्या होती है भाई? सरफेस टेंशन, सर के फेस की टेंशन क्या होता है भाई? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब होती है, फोर्स होती है, खींचातानी लगी रहती है लिक्विड के अंदर। तो वैसे तो देखो कायदे से तो ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा अगर मैंने मान लो एक लिक्विड का ग्लास लिया, मतलब वेसल में लिक्विड लिया, आसमान से देख रहे हैं ये पानी का ये लिक्विड का सरफेस है, उसके ऊपर मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची 1 यूनिट लंबी, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तो इस लाइन के इधर वाले मॉलिक्यूल्स इस लाइन के इधर वाले मॉलिक्यूल्स को जितनी जोर से खींच रहे होते हैं ना, उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या चीज है? सरफेस टेंशन इज द फोर्स बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ऑफ यूनिट लेंथ पुल मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड ऑफ दैट लाइन, ठीक है। अब वो बात अलग है, न्यूटन थर्ड लॉ दोनों को आता है, ये खींच रहे तो वो भी खींच रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होती है वो सरफेस टेंशन कहलाती है। दैट इज डिफाइंड बाय, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन के बारे में और भी बहुत सारी बातें आती रहेंगी, अभी सवाल आएंगे तो उससे धीरे धीरे कर लेंगे हम लोग। मुद्दे की बात अब यहाँ पे ये आती है कि एक चीज होती है, इसका नाम होता है कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये चीज है कि भाई अगर मान लो ऐसा सरफेस है, ठीक है, और वो जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर आपने कभी देखा हो ध्यान से, तो जैसे कांच के ग्लास में जब पानी भरा होता है तो पानी ऑलमोस्ट साइड्स में ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूं सच दैट टेंजेंट टू लिक्विड इज अवे फ्रॉम सॉलिड एंड टेंजेंट टू सॉलिड इज टुवर्ड्स लिक्विड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स at the point of contact. It is the angle between the tangents at the point of contact, so that such that tangent to the liquid is drawn away from solid and tangent to solid is drawn towards liquid. जैसे अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे ये तो हो गया अगर पानी और कांच के ग्लास की बात करें। इनफैक्ट सही बात तो ये है कि पानी और कांच के ग्लास में तो प्योर वाटर और कांच का ग्लास अगर है तो उस केस में तो थीटा 0 को टेंड करता है, मतलब पानी पूरा ही ऊपर तक चढ़ जाता है, थोड़ा भी टेढ़ा जाकर नहीं टकरा रहा होता। इनफैक्ट अगर पानी और सिल्वर की बात करें, प्योर वाटर प्योर सिल्वर, तो उस केस में ग्लास ऐसा रहता है, प्योर वाटर प्योर सिल्वर एक ग्लास में जब पानी का सरफेस होता है वो इस तरीके का रहता है, और यहाँ पे जो टेंजेंट खींची जाएगी लिक्विड की तो वो इधर खींची जाएगी और सॉलिड की इधर खींची जाएगी, दोनों के बीच में एंगल आता है 90 डिग्री। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये एक्चुअली सॉलिड लिक्विड का जो पेयर है उस पर डिपेंड करता है, ये कौन सा लिक्विड और कौन सा सॉलिड लिया गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कांच का ग्लास लूँ और उसमें मर्करी भर दूँ तो मर्करी के केस में ये सीन कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ टेंजेंट खींची लिक्विड की टेंजेंट सॉलिड से दूर और सॉलिड की टेंजेंट लिक्विड की तरफ, तो ये जो एंगल आता है ये ऑब्ट्यूज आता है। तो कभी एक्यूट हो सकता है ये एंगल, कभी 90 डिग्री हो सकता है, कभी ऑब्ट्यूज हो सकता है। इस केस में एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पड़ोसी से मोहब्बत, ठीक है। यहाँ होता है एडहेसिव कोहेसिव और एडहेसिव करीब करीब बराबर होती हैं, मतलब जितनी खुद से मोहब्बत उतनी पड़ोसी से मोहब्बत। और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोहेसिव मतलब खुद से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पड़ोसी से मोहब्बत कम है। इनफैक्ट जब कोई चीज़ जैसे अगर आप पानी में हाथ डाल के बाहर निकालो तो हाथ गीला हो जाता है, वहीं पर अगर आप मरकरी में हाथ डाल के बाहर निकालो कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं हाथ जल जाएगा और मरकरी में हाथ डाल दिया। मरकरी में हाथ डाल के बाहर निकाल लो, जस्ट डोंट मतलब स्वॉलो इट, ठीक है, ठीक है, वो मत करना। लेकिन अगर आपने हाथ डाल के बाहर निकाल लिया तो आपका हाथ गीला नहीं होगा, ठीक है। मान लो जैसे चौक वॉक भी लगी है, ऐसे कोई गंदा गंदा सा हो रहा है, हाथ डाल के बाहर निकालोगे वैसे का वैसे ही रहेगा, गंदगी वहीं चिपकी रहेगी। पानी में डालो, पानी चिपक जाता है, हाथ गीला हो जाता है बेसिकली। हाथ गीले होने का मतलब क्या है? हाथ गीले होने का मतलब क्या है? पानी की एक लेयर चिपक जाती है हमारे हाथ के ऊपर, उसी को कहते हैं गीला हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हारे ऊपर जैसे मान लो एक ग्लास से पानी लो ऐसे मार दूं तो तुम गीले हो जाओगे, लेकिन ऐसे ग्लास में अगर मतलब मरकरी लेके ऐसे मार दूं तो कुछ नहीं होगा, वो मरकरी सारा झड़ जाएगा, ठीक है, आप गीले नहीं होगे। जैसे ऐसे कई बार ऐसे हाइड्रोफोबिक पेंट्स आते हैं, बॉडी को किसी बॉडी के ऊपर वो हाइड्रोफोबिक पेंट कर दिया,
और वो गीली नहीं होती। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक काम करो, जूता लो, लेदर का जूता है मान लो, ठीक है, और लेदर तो फिर भी ठीक है, और कोई मतलब ऐसा जैसे क्या कहते हैं, थोड़ा रफ सा सरफेस है, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, अब उसमें आपको डर है कि भाई पानी में गिरेंगे, गंदे गीले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, कीचड़ लग जाएगी, तो उसके ऊपर वैक्स रगड़ लो, वैक्स कैंडल लो, रगड़ दो उसके ऊपर, तो फिर वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, उसमें पानी गिराओगे पानी गिर जाएगा, गीला नहीं होगा वो। बट एनीवेज, मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि पानी गीला ना होने का मतलब क्या है कि वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा पानी गीला करता है, इस बात का मतलब क्या है, एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि जैसे आपने पानी हाथ डाला और पानी आपके हाथ पे चिपक गया, ठीक है। मर्करी में एडहेसिव फोर्स से बहुत कमजोर होती है, कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें नहीं जाना किसी और के साथ, तुम खुद ही खुश है, उसमें आप हाथ डाल के बाहर निकल जा, बाहर नहीं जा रहा तेरे साथ कोई, तो आपका हाथ गीला नहीं होएगा, ठीक है। ये जो एंगल है करीब करीब 137 डिग्री के आसपास आता है ग्लास और मर्करी के केस में। ये ग्लास और पानी के केस में तो ये 0 हो जाता है, और यहाँ पे ये पानी और सिल्वर के केस में 90 डिग्री का एंगल आता है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। हाँ भाई, लगाओ ज्योमेट्री। तो ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, अच्छा ये दूरी हो गई r-h, ठीक है। अब वो कह रहा है लिक्विड ऐसे भरा हुआ था और था फ्लैट ही, तो टेंजेंट कैसे बनाते हैं हम लोग, जो सरफेस है सॉलिड की, जो सरफेस होगी सॉलिड की जो टेंजेंट होगी वो लिक्विड की तरफ होगी, और लिक्विड की जो टेंजेंट होगी वो सॉलिड से दूर की तरफ होगी, मतलब इधर होगी। उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कैसे निकालोगे इसको, तो बस अब तो क्या बचा, लिक्विड ऑफ इज फिल्ड इन अ स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस r टिल अ हाइट h। ओ सॉरी, बाहर नहीं है, अंदर भरा हुआ लिक्विड। लिक्विड इज फिल्ड इन अ स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस r टिल अ हाइट h। हाँ, तो ये r है, ये भी r है, ये जो हाइट है ये r-h है। एट दिस पोजिशन द लिक्विड सरफेस एट द h इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो ये लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल ही रह गया, तो लिक्विड की जो टेंजेंट खींची वो सॉलिड से दूर की तरफ है, और सॉलिड की जो टेंजेंट खींची वो लिक्विड की तरफ है, नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया बेसिकली, ठीक है। अब अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो हमें कह सकते हैं कॉस थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, r-h/r, ठीक है। तो बस कॉस थीटा की वैल्यू r-h/r आ गई, तो ये वाला आंसर हो गया। समझ में आई ये वाली बात। ये हो गया सरफेस टेंशन के, सॉरी से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आया विस्कोसिटी वाला सवाल, वो भी कर ही लेते हैं। विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन ये कहता है कि विस्कोसिटी क्या होती है। पहली बात तो जब भी कोई लिक्विड बहता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेयर्स के अंदर वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तब जाके लिक्विड बहता है, ठीक है। और जैसे ऐसा हुआ और आपको बात करनी है विस्कोसिटी की, तो उन लिक्विड्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो एक्चुअली रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाता। वैसे अंग्रेजी बहुत है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि विस्कोसिटी को हिंदी में हम सीधे सीधे गाढ़ापन कहते हैं। भाई कोई लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा है वो उतना ज़्यादा विस्कस है, ठीक है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो गई कि अगर जैसे कोई लिक्विड ऐसा है, ये है, अब अगर ये ऊपर वाला सरफेस मान लो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगी वो थोड़ा स्लो जा रही होगी, उसके नीचे वाली और स्लो जा रही होगी, उसके नीचे वाली और स्लो जा रही होगी, और ये रिवर बेड है, ये ज़मीन है, इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर जो है वो नहीं हिल रही होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप अलग अलग जगहों की वेलोसिटी देखो, यहाँ वेलोसिटी अगर इतनी है तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। सारे पॉइंट्स की सारे जो जगह हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती हैं। अगर ये गहराई है d, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv/dx, यानी कि पर यूनिट हाइट कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। वो जैसे इस केस में वो v/d हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी v है और गहराई d है। और विस्कस फोर्स जो होती है, विस्कस फोर्स इज एक्चुअली ऑलवेज गिवन बाय माइनस टाइम्स ईटा a इंटू dv/dx, ठीक है। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, a इज द एरिया ऑफ द सरफेस जिसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं,
और dv बाई dx इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये होती है विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स इज माइनस ईटा ए dv बाई dx। और अगर ये आ गई विस्कस फोर्स, तो वैसे एक बात यहाँ पर ये है, हालांकि अभी इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो इसी से हो जाएगा, लेकिन अब वही है, अंदर की भावना निकल के बाहर आ रही कि मतलब एक चीज और बता दूं, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर विस्कोसिटी और फ्रिक्शन तो एक ही चीज हो गई, पर नहीं। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज जरूर हैं, जैसे कि विस्कोसिटी और फ्रिक्शन ये दोनों ही विस्कस फोर्सेस हैं, दोनों की वजह से एनर्जी लॉस होता है, और ये दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज करती हैं। यही तीन इन दोनों की सिमिलैरिटीज है, लेकिन इनके डिफरेंसेस बहुत महान है। डिफरेंसेस क्या है कि जैसे अगर मैं बात करता मान लो फ्रिक्शन की और विस्कस फोर्स की, तो अगर विस्कस फोर्स की बात हो रही है और फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो फ्रिक्शन एक्चुअली नॉर्मल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल, दिस वन डज नॉट। ये नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये ऊपर एक प्लैंक था, प्लैंक वी वेलोसिटी जा रहा था, प्लैंक का मास कितना था इस बात पे विस्कस फोर्स डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, भाई कितनी तेज जा रहा है इस बात पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है, उस पे ये डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन के केस में अगर एक बार रगड़ गया तो रगड़ गया, फिर वो म्यू एन है फ्रिक्शन, चाहे वो तेज फिसल रहा हो या धीरे फिसल रहा हो, अगर वो फिसल गया तो फ्रिक्शन म्यू एन ही होगा, चाहे तेज हो या चाहे धीरे हो। यहाँ पे ज़्यादा तेज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी विस्कस फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा ये इट डिपेंड्स ऑन एरिया, जबकि फ्रिक्शन के केस में वो म्यू एन होता है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो दिस डज नॉट। ठीक है, तो ये तीन इनके मेजर डिफरेंसेस भी होते हैं फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स के बीच के। अब एनीवेज ये वाला सवाल कर लेते हैं, ये क्या है भाई साहब, फिसलते हुए जा रहे हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी जाने का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, और इसका मतलब अच्छा नीचे की तरफ तो mg sin 37 लगी रही थी, इसका मतलब विस्कस फोर्स भी mg sin 37 ही होगी। एक बीच में एक लेयर है पतली सी, उसकी वजह से विस्कस फोर्स आ रही है, तो इसका मतलब विस्कस फोर्स होती कितनी है, विस्कस फोर्स होती है कितनी होती है भाई, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, अच्छा वेलोसिटी v है, थिन फिल्म विस्कोसिटी t है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर थिकनेस t है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी v है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे तो वो हो जाएगी mg sin 37, ये नीचे की तरफ फोर्स इज इक्वल टू ये ईटा इंटू एरिया इंटू, अच्छा ये क्या है, ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड है, यानी कि एरिया हो गया नीचे वाला a स्क्वायर इंटू dv बाई dx। तो जो लिक्विड है उसका नीचे वाला लेयर रेस्पर है, उसका नीचे वाला जो सरफेस है लेयर का इसके ऊपर ब्लॉक है बेसिकली, तो नीचे वाला सरफेस रेस्पर है, ऊपर वाला सरफेस v वेलोसिटी जा रहा है, तो dv बाई dt कितना आ जाएगा, v बाई t। ये बात समझ में आ रही है, तो बस ईटा एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ आंसर निकाल लो। समझ में आ गई वाली बात। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मोर देन वन करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेसल शोन इन द फिगर हैज टू सेक्शंस, द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर वेसल हैज एरिया कैपिटल ए एंड हाइट h। ठीक है, अपर पार्ट इज कोनिकल वेसल, एरिया ए छोटा ए, वेसल ऑफ इंक्लाइन 30 डिग्री। ठीक है, निगलेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट करना है भाई, लिक्विड डेंसिटी रो है और पूरा 2h हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है, फोर्स F एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस, बेस पे क्या फोर्स लगेगी, तो बस सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, तो ऊपर तो 0 है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट करना है, तो रो g इंटू 2h, और उसको नीचे वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही फोर्स है। ठीक है, ये नहीं है सर ये वाले एरिया का क्या, उस एरिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कि आपने इस जगह प्रेशर निकाला, यहाँ के एरिया से मल्टीप्लाई किया, फोर्स मिल गई। ठीक है, तो वो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, बट द प्रेशर P एट द बेस ऑफ द वेसल वो ये है, बेस ऑफ द वेसल का प्रेशर ये है, तो ये भी गलत हो गया। वेट ऑफ द लिक्विड W इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस, बेस पे अब इसका वेट अगर W है तो W फोर्स नीचे लग रही है, बेस से कुछ फोर्स लग रही है F1, और इन लोगों ने भी तो कुछ फोर्स लगाई होगी जिनका रिजल्टेंट F2 आया होगा नीचे की तरफ,
मतलब F2 प्लस W, F2 प्लस W इज इक्वल टू F1। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, वेट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस। ये बात तो गलत है, क्योंकि वेट जो है वो F1 माइनस F2 है, F1 में से कुछ घटेगा, तो वेट जो है द वेट ऑफ द लिक्विड W इज ग्रेटर देन नहीं आएगा, लेस देन आएगा। F1 में से कुछ कम हुआ तब जाकर W के बराबर हुआ है वो, तो यानी कि W F1 से कम है। तो तीसरा भी गलत होगा, फिर चौथा सही होगा इसी। वॉल्स ऑफ द वेसल एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स F, हाँ F2 की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगी F1 माइनस W, तो सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। समझ में आ गए सारे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये इस क्वेश्चन के ऊपर याद आया है ना, जोक सा बनता है। जोक तो खैर क्या मतलब, हाँ हमारी छोटी सी कहानी। पर एक बच्चा था, कोई एक बाल्टी में पानी लेके जा रहा था, मान लो 20 किलो पानी था, ठीक है, और साथ में 5 किलो की एक मछली भी थी। मछली हाँ, जिंदा मछली 5 किलो की, हाथ में पकड़ रखी थी उसने, हिल रही थी। और अब वो लेके जा रहा है, उसको लगा यार इतना सारा वजन है, एक काम करता हूँ इस मछली को पानी में डाल देता हूँ तो वजन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे कोई अब सवाल ये है कि वो वजन कम होगा या नहीं होगा। अब कोई बिल्कुल ना पढ़ा लिखा आदमी वो तो सोचे हाँ यार थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा, नहीं सॉरी, हो सकता है वो ये सोच सकता है कि यार है तो उतना ही, इधर पकड़ो या उधर पकड़ो, इधर डालो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी ये सोच सकता है कि नहीं, पानी मछली में 0.4 लगाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो वही सब 0.4 सपोर्ट कर लेगी, अब बाकी जो बचेगा वो मैं उठा ही लूंगा। तो लेकिन मेरे पास कुल मिला के वजह तो कम उठाना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर 10 किलो मतलब 20 किलो पानी था, बकेट और पानी मिला के वजन 20 किलो था, 5 किलो जो मांस था वो मछली का था, तब उसको डाल दिया, तो उस केस में एक्चुअली आदमी को 25 किलो उठाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा उठाना पड़ेगा, कम उठाना पड़ेगा? 25 किलो ही उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिश ने जो भी पानी ने जो भी मछली के ऊपर 0.4 लगाई है, मछली को भी तो न्यूटन थर्ड लॉ आता है, उसने भी पानी पे उतनी 0.4 नीचे भी लगाई है, वो तो इंटरनल फोर्सेस थी, कैंसिल हो गई। कुल मिला के तो 25 किलो ही मास है, तो यानी कि 250 न्यूटन का ही वेट जो है उसको उठाना पड़ेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ पूछा हुआ है, क्या है, स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 2 किलोग्राम है ना, ब्लॉक मास 2 किलो है, रीड्स 5 और नीचे वाला जो बैलेंस है वो 5 kg रीड करता है जब ये ब्लॉक अंदर नहीं डाल रखा था। अब 2 balances are now arranged that the hanging mass is inside the liquid in the beaker and shown in the figure। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है, हाँ, तो अब इन दोनों को डाल दिया अंदर, मतलब इसको पहले हवा में टांग रखा था तो इसकी रीडिंग 2 आ रही थी, और ये जब ये इसके अंदर नहीं था, ब्लॉक बीकर के अंदर नहीं था, तो उसकी रीडिंग 5 आ रही थी। अब दोनों को डाल दिया। अब मुझे बताओ कि बीकर की रीडिंग 5 से ज़्यादा आएगी या कम आएगी? बीकर, अब इसको अंदर डाल दिया, अच्छा इसकी ए की रीडिंग 2 से ज़्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी। क्यों? क्योंकि उससे 0.4 ऊपर लग रही है, तो किसी ने नीचे से सपोर्ट कर दिया, तो ऊपर से स्प्रिंग को उतना एक्सटेंड होने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी रीडिंग 2 से कम हो जाएगी, इसकी रीडिंग 2 से कम हो जाएगी, ठीक है, और इसकी रीडिंग 5 से कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब इसने इस पे फोर्स लगाई ऊपर, तो इसने इस पे फोर्स लगाई नीचे, तो बेसिकली जब ये नहीं था तब ये 5 किलो के हिसाब से फोर्स लगा रहा था। अब जब ब्लॉक डाल दिया तो वो उसको और नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो इसकी जो रीडिंग होगी वो 5 से भी ज़्यादा आएगी। ऑब्वियस सी बात ये है कि दोनों का जो सम है वो फिर भी साथ ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी टर्टल फोर्स वो तो जितना ये कम हुआ उतना ही तो ये बढ़ा है, जितना ये कम हुआ उतना ही तो ये बढ़ा है। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तब क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर? बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg, नहीं लेस देन 2 kg है, तो ये गलत हो गया। बैलेंस बी मोर देन 5, हाँ ठीक है, बैलेंस ए एंड बी, ए विल रीड लेस देन 2, बी विल रीड मोर देन 5, सही है। बैलेंस ए एंड बी विल रीड 2 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली, ये गलत, कुछ ना कुछ 0.4 तो होगी इसी, तो आंसर आ गया बी एंड सी। नेक्स्ट, when an air bubble rises from the bottom of a deep lake to a point just below the water surface, the pressure of air inside the bubble। हाँ भाई, प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? अंदर एयर बबल अपन नीचे से ऐसे ऊपर तक आ रहा है, तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, कम हो गया, सेम रह गया?
प्रेशर कम 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 बढ़ेगा सर अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या सेम रहेगा? कम कम होगा अंदर हैं? कम अंदर में भी कम होगा। देखो एक बात जान लो, वैसे तो हो सकता है यहाँ पे जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर एक बूंद होती है, ठीक है, या एयर बबल है, एयर बबल का मतलब हो गया बाहर पानी अंदर हवा, एक ही सरफेस है ना, तो उसके में एक बात हमेशा जान के रखो, कर्व सरफेस कर्व वाले पार्ट में हमेशा प्रेशर ज़्यादा होगा दूसरी वाली साइड के कंपेरेटिव, ठीक है। अगर यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ पे P प्लस 2T/R है। एक सरफेस है तो 2T/R, वे T सरफेस टेंशन, दो सरफेस है तो 4T/R। जैसे अगर ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? बूंद, बस पानी और बाहर हवा, एक ही सरफेस है, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा, बाहर प्रेशर ज़्यादा, हमेशा कनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर बाहर P है तो यहाँ पे P प्लस 2T/R है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बबल की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम लोग सोप बबल की बात कर रहे हैं, फुलाया कभी सोप बबल? सोप बबल फुलाया कभी? हाँ, वो जो मेले मिलते हैं हु करने वाले, हाँ वही समझ गए, भावना को समझ गए तुम। उसमें दो सरफेस होंगे, क्यों? अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, बीच में लिक्विड है, तो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, तब जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 4T/R होता है। तो अगर यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ पे P प्लस 4T/R है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बबल में डबल होता है, ऐसा मत सोच लेना साहब बबल में डबल और क्या याद रख लेंगे, नहीं। एयर बबल भी एक ऐसा बबल होता है जिसके अंदर डबल, मतलब एयर बबल में क्या है, एक ही सरफेस है। एयर बबल मतलब पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला है, ठीक है, तो अगर वो एक हवा का बुलबुला है तो उसमें सरफेस तो एक ही है, तो उसमें अंदर और बाहर जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 2T/R होता है। अच्छा, अब जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि पानी, ये लेक है, अब लेक में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम है, रेडियस जरूर बड़ा हो गया, और रेडियस अगर बड़ा हो गया इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अब लेकिन वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, सरफेस टेंशन बहुत इफेक्टिव नहीं होती, पर हाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन तो इस बात को दिमाग में रखते हुए पूछा गया है कि अक्सर हमें ऐसा क्या थर्मो पढ़ के ये आइडिया होता है कि ये प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिस तरीके को जो फूल गया तो बड़ा हो जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे उसके वॉल्यूम बढ़ेगा, इस तरह की बातें को दिमाग में आ सकती है। पर मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अंदर बाहर प्रेशर अगर ऑलमोस्ट सेम है, अगर सरफेस टेंशन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो, और ऐसे यहाँ पर भी अंदर बाहर प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे प्रेशर लगातार कम हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, ठीक है। प्रेशर कम होगा तो डिक्रीजेज एज द बबल मूव्स अप। उसको नेगलेक्ट क्यों करेंगे सर? सरफेस सरफेस टेंशन नॉर्मली निगलेक्टेड होती है, अगर स्पेसिफिकली बोला ना जाए तो। आइडियल लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया एक और सवाल, फ्लूइड डायनेमिक्स, इसे हम लोग कहते हैं साइफन। क्या होती है साइफन, नाम सुना है? कभी गाड़ी में से पेट्रोल निकाला है? हाँ, गाड़ी में से पेट्रोल या डीजल को निकाला हो, कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ, तो वो फूक पाइप डाला, इधर से खींचा और उस पर खाली कर लिया, हाँ, उसी को साइफन बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो साइफन है उसमें आप क्या कर सकते हो, ये इस तरीके का एक ये रहता है, अरेंजमेंट रहता है। अब बेसिकली ये हो गया कि यहाँ का प्रेशर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ का प्रेशर क्या है? P0, हवा का प्रेशर। और यहाँ का प्रेशर क्या है? यहाँ का प्रेशर भी फिर अब अच्छा, अगर ये वेलोसिटी चल रही है और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्नौली लगाते हो तो यहाँ दोनों जगह प्रेशर P0 आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ का जो प्रेशर है, अब यहाँ से यहाँ तक आते आते प्रेशर बढ़ गया ρgh, और बाहर प्रेशर P0 ही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ से लिक्विड बाहर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसकी एक्चुअली फंक्शनिंग होती है। और यहाँ से प्रेशर बाहर जाना, यहाँ से पानी बाहर जाता रहता है, अब यहाँ से जाता रहता है तो वो यहाँ से आता भी रहता है, यहाँ से हवा थोड़ी अंदर घुस जाएगी, वो लगातार यहाँ से लिक्विड गिरता रहता है, वहाँ से लिक्विड वो लगातार सक करता रहता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द फंक्शनिंग ऑफ अ साइफन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर क्या दे रखा है। साइफन वर्क्स ओनली इफ H3 इज ग्रेटर देन 0, सही बात है। ये हाइट बड़ी होगी तभी तो यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस ρgh आएगा, ठीक है, तो तभी तो बढ़ेगा, सही बात है। प्रेशर एट 2 इज P एट 0.2 कौन सा भाई, ये वाला P2 इज इक्वल टू P0 माइनस ρgh3, P0 माइनस ρgh3, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर P0 है, ठीक है। अब एक बात समझो इसको,
होता था आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा सर वो तो स्टैटिक्स के लिए होता था कि भाई मतलब अगर आप ऐसा ही नीचे आते तो प्रेशर बढ़ जाता है, पर एक्चुअली स्टैटिक्स के लिए ही नहीं, ये डायनेमिक्स के लिए भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर इधर ही वेलोसिटी v है, इधर ही वेलोसिटी v ही है, मान लो ये साइड को मैं 0 मान रहा हूँ और ये हाइट है कोई h, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बर्नौलीज लगाऊँ तो क्या आएगा? तो हमें कह सकते हैं वहाँ लिखा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर P1 है या P2 है, तो P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ लिखोगे P2 प्लस रो जी जीरो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है तो वेलोसिटी सेम ही आएगी। हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर कट गया, ये तो जीरो ही था, तो यहाँ पे भी देखो वाली चीज़ आ गई, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म होता है तो इसलिए यहाँ पर भी वेलोसिटी सेम होगी, तो अगर यहाँ प्रेशर P0 तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? P0 माइनस रो जी एच 3। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। प्रेशर एट 3 इज P0, 3 का प्रेशर P0 है, सही बात है, हवा से खुला हुआ है, और नॉन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली ABC सही है। गलत वाले तो नहीं पूछे थे, अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे थे यार, और ABC सही है तो इसलिए आंसर डी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अ टैंक इज फिल्ड अप इनटू अ हाइट h विद अ लिक्विड एंड इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट h। ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम रेंज xm अ स्मॉल होल इज पंच्ड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। बहुत खुशी की बात है। देन हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? देखो सीधी सी बात ये है, बर्नौलीज की जरूरत नहीं, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का और मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो √2 GY होने वाली है। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब रेंज निकालनी है, h प्लस h माइनस वाई हाइट से गिरना है उसको। ठीक है, तो उसको जो गिरने में टाइम लगेगा, ये प्रोजेक्ट जब हुआ है तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हुआ है, और अगर ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हुआ है, इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ऊपर से लेके नीचे गिरेगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, तो ऊपर से लेके नीचे तक मैं s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लगा लूँ, s की वैल्यू हो जाएगी h प्लस h माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ 2h माइनस वाई बाय g का रूट, ये टाइम आ गया। इतने टाइम तक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल √2 GY रहने वाली है, तो अगर मैं इसको √2 GY से मल्टीप्लाई कर दूं √2 GY से, तो ये आ जाएगी रेंज। ठीक है, तो G से तो G कट गया और वो 2 और 2 बाहर आ गए, तो ये अंदर क्या रह गया? 2h माइनस वाई तो अंदर आ गया और इंटू वाई और आ गया। ठीक है क्या? ये रेंज है। अब उस रेंज को मुझे मैक्सिमाइज करना है, इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, तो 2h माइनस वाई इंटू वाई को मैक्सिमाइज कर लेता हूं, तो 2hy माइनस वाई स्क्वायर को मैक्सिमाइज करने के लिए d बाई डी वाई को 0 कर दूं, तो ये क्या आ गया? 2h माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यानी कि y की वैल्यू h आ गई। तो y को यहाँ पे y को h डाल दो तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, तो y तो h आ ही गया, तो यानी कि c सही हो गया। और मैक्सिमम रेंज और निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी? इसको डाला h 2h माइनस h इंटू h 2h, तो a की वैल्यू मतलब a भी सही हो जाएगा, a और c दोनों सही आंसर हो जाएंगे। नहीं आया समझ? आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये √2 GY तो ऐसा लग रहा है इसी में से निकल रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई? स्टडी फ्लो। अब मुझे बस दे दूं तो यार बीच ऑफ द, ठीक है भाई, सिंपल। यहाँ पे एक बर्नौलीज वाली बात है छोटी सी। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, ये बात समझ में आती है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन, अब हाइट सेम है तो P प्लस हाफ रो V P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और आपके अगर दिल में ख्याल आ रहा था हाइट वाला टर्म कहाँ गया, तो दोनों की हाइट सेम ही है, तो मैंने दोनों तरफ से उड़ा दिया। अब सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी कम वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी कम वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम। हमेशा जब भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मान लो ये कंटेनर, एक कंटेनर ऐसा आ रहा है, ठीक है, मतलब एक पाइप है वो इस क्रॉस सेक्शन का है, इसमें पानी बह रहा है, इधर ये 0.1 है और ये 0.2 है। प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? जल्दी बोलो। प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होगा, 1 पे या 2 पे?
1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा। किसी के दिल में ख्याल आ सकता है सर यहाँ पे जाके फंस गए, ठुस गए जाके तो वहाँ प्रेशर बढ़ गया। नहीं, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम है। ठीक है, इनफैक्ट सही बात तो ये है कि प्रेशर यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, इसीलिए तो वेलोसिटी बढ़ी। प्रेशर यहाँ ज़्यादा था यहाँ कम था, तभी तो इधर से फोर्स ज़्यादा आई और इसीलिए एक्सेलरेशन आई और इसीलिए वेलोसिटी बढ़ी है। समझ में आ रही बात ये? तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, ये बात बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, वाटर वेलोसिटी एट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अरे किधर गया? एक्स पे वेलोसिटी ज़्यादा है, वाई पे वेलोसिटी ज़्यादा है? वाई पे वेलोसिटी ज़्यादा है। इन्होंने क्या रखा है? एक्स पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये वाली बात गलत हो गई। मैनोमीटर एट पी शोज लोअर प्रेशर। हाँ, लोअर प्रेशर कहाँ पर है? पी पे या क्यू पे? वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा है? यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम है, तो लोअर प्रेशर क्यू पे है। क्या लिखा है इन्होंने? एट पी शोज लोअर प्रेशर देन क्यू, गलत। काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी? तो हाफ रो वी स्क्वायर पर मीटर क्यूब, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब मतलब हाफ रो वी स्क्वायर। अब रो तो सेम ही है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ वाई, वो तो वाई पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब वाटर बराबर बता रखिए, गलत। तो यही सही होगा, फिर और क्या है? मैनोमीटर एट पी शोज ग्रेटर प्रेशर एट वाई। मैनोमीटर एट पी शोज ग्रेटर प्रेशर एट, नहीं, मैनोमीटर एट पी शोज ग्रेटर प्रेशर देन एट वाई। ओके, एट पी वाई से ज़्यादा प्रेशर बता रहा है। हाँ, ये वाली बात सही। हाँ, एक तो सही होनी चाहिए थी यार। तो खैर आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। फिर आ गया इंटीजर टाइप के सवाल, और ये तो खैर सीधे सीधे प्रेशर का सवाल है, ट्राई करो इसको एक बार, करो। हाँ भाई, हुआ कुछ? क्या करना है इसमें? एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेन्स वाटर, ठीक है, और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो इसका मतलब 10-10 सेंटीमीटर दोनों में पानी था, नहीं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, इसका मतलब टोटल 40 सेंटीमीटर लेंथ थी आर्म की, पानी के कॉलम की बेसिकली। तो पानी का कॉलम का जो था वो 40 सेंटीमीटर था टोटल लंबाई उसकी। अब क्या हुआ? एन इमिसिबल लिक्विड डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज एडेड टू 1 आर्म until a layer of 5 centimeter high forms as shown in the figure. What is the value of the ratio H2:H1 for the heights of the liquid in the two arms? ठीक है, तो बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि भाई कुल मिला के अगर पानी की जो कॉलम था वो 40 सेंटीमीटर थी, तो अभी भी ये 40 है। अच्छा, ये तो दे रखा 5 है, ठीक है। अगर अब ये 5 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ H1 प्लस H2 की वैल्यू एक्चुअली 45 है, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या चाहिए? वो प्रेशर से निकाल लेते हैं। प्रेशर से निकालोगे तो क्या आएगा? ये यहाँ से यहाँ पे प्रेशर P0 था, तो P0 प्लस रो, यानी रो हो गया 4 रो इंटू जी इंटू एच आ गया 5, ठीक है। वो यहाँ पे पहुँच गए, उससे फिर अपन यहाँ से इस साइड तक आए, तो ये कितना है? ये H माइनस 5, H1 माइनस 5 है, तो ये भी H1 माइनस 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा H2 माइनस H1 माइनस 5, हाँ ठीक है, ब्रैकेट में है। तो ये यहाँ ये आया यहाँ का प्रेशर, यहाँ से वापस ऊपर चलते हैं, तो प्लस करना है माइनस करना है? माइनस रो 1, मतलब रो तो 1 रो होगी जी, और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H2 माइनस H1 प्लस 5, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू P0। तो P0 से P0 कट गया, सारे रो कट गए, सारे जी कट गए। H1H2 में एक रिश्ता यहाँ पर आ गया, H1H2 में एक रिश्ता यहाँ पे आ गया। H1H2 को सॉल्व करके H1 अपॉन H2 निकाल सकते हैं। H1 प्लस H2 45 कैसे आ गया? हाँ भाई, नहीं 20 सेंटीमीटर तो हाइट थी ना, स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म, दोनों आर्म में 20 सेंटीमीटर, टोटल 40 सेंटीमीटर लंबा था। फिर उसमें 5 सेंटीमीटर ये और जोड़ दिया, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 45 हो गई। वाटर कॉलम 40 सेंटीमीटर और 5 और, तो 45, तो H1 प्लस H2 के लिए 45 आ गई। समझ में आ गई बात ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, ये क्या दे रखा है? अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड इन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, द बैलेंस रीड्स 1.5 kg, अ स्टोन ऑफ, फिर आ गया सवाल, स्टोन ऑफ मास 0.5 kg एंड डेंसिटी 500 kg per meter cube is completely immersed in water
विदाउट टचिंग द वॉल्स ऑफ द बीकर, व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग। अब ये देखो, वैसे अगर पता नहीं आपको नजर आया कि नहीं आया, पर ये बड़ा विचित्र सवाल है, माइथोलॉजिकल सवाल है ये एक्चुअली। माइथोलॉजी कहां से आ गई इसके अंदर। वो देखो पत्थर की डेंसिटी देखो कितनी रखी है, 500 kg/m क्यूब। पानी से हल्का पत्थर, राम जी लिखा हुआ इसके ऊपर, पानी से हल्का कैसे हो सकता पत्थर, उसकी डेंसिटी पानी से हल्की है। इसका मतलब ये एक्चुअली अगर इसको डालते तो ये पानी पे तैरता, पर इस क्वेश्चन में लिखा है कि उसको डुबो दिया गया, मतलब उसके साथ जबरदस्ती की गई है, उसको पकड़ के उसको घुसेड़ दिया जा तू पानी के अंदर। इसका मतलब एक्सटर्नली कोई फोर्स लगानी पड़ी होगी ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसका मास दे रखा है कितना, 0.5 kg, ठीक है, और उसका डेंसिटी दे रखी है 500। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अगर पानी के अंदर डूबा हुआ है तो उसके ऊपर से एक फोर्स लगी है, एक नीचे लग गई 5 न्यूटन की फोर्स, 0.5 × 10 mg उसका, और एक लग गई बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कितनी हो गई, 1000 रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना उसका, अब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास हो गया 0.5 डिवाइड बाय 500, ये क्या आया, वॉल्यूम, रो वी इंटू जी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया ये। इसका मतलब 10 न्यूटन की फोर्स जो थी, ये जो पूरी निकल के आई, वो तो बॉयंट फोर्स थी। 5 न्यूटन इसका mg था, और इसका मतलब हमको एडिशनल 5 न्यूटन लगाना पड़ा, तभी तो अंदर घुसा होगा ये बात समझ में आ रही है क्या। इसका मतलब द एडिशनल फोर्स दैट वी अप्लाइड ऑन दिस वाटर एंड स्टोन सिस्टम वाज 5 न्यूटन्स, जिसमें एक्चुअली पानी कितना था, 1.5 किलो, ठीक है, और ये था आधा किलो। इसका मतलब बेसिकली 2 किलो का तो ये मसाला था, ऊपर से 5, इसका मतलब 20 न्यूटन की फोर्स तो खुद ही mg की लग रही थी, ऊपर से 5 न्यूटन हमने और लगाई। तो जो वेइंग मशीन है उसको बैलेंस करने के लिए 25 न्यूटन की फोर्स लगाई होगी। इसका मतलब उसकी रीडिंग कितनी आई होगी, 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलो जो रीडिंग, व्हाट विल बी द बैलेंस रीडिंग नाउ, पहले 1.5 kg थी, अब 2.5 kg होगी। समझ में आई वाली बात। द आंसर इज 2.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट ऑफ वाटर विद क्रॉस सेक्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ का सवाल है वैसे तो। ये थ्रस्ट फोर्स क्या होगी, मतलब dm/dt, dp/dt। A jet of water with cross section of 6 centimeter square strikes a wall at an angle of 60 degree। तो ये रही वॉल, और at an angle 60 degree to the normal। तो वो जेट जो है ऐसे जाके टकराया, ठीक है, विदाउट लूजिंग एनर्जी, सॉरी इट रिबाउंड्स इलास्टिकली रिबाउंड भी कर गया। बहुत ही खुशी की बात है, मतलब वही 60 डिग्री एंगल पे चला गया। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर द जेट इज 12 मीटर पर सेकंड, द फोर्स एक्टिंग इज व्हाट। तो एरिया दे रखा है ए, एरिया को वेलोसिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया, उसको रो से मल्टीप्लाई किया तो मास फ्लो रेट आ गया। पर यूनिट पर सेकंड इतना मास वहां जाके टकरा रहा है, तो रो ए वी, ठीक है। अब जो मास आया, ये एंगल 60 डिग्री था और ये एंगल 30 डिग्री था, तो v cos 30 तो v cos 30 ही रह गया। v cos 60 जो था वो उल्टा हो गया, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आई वो 2v cos 60 की आ गई। ये बात समझ में आ रही है क्या, 2v cos 60 पहले इधर था, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, v cos 60, और बाद में वर्टिकल कंपोनेंट फिर से v cos 60 हो गया, तो ये 2v cos 60 आ गया, ठीक है। और ये जो आया यही तो आंसर है अपना, और क्या है। तो ये क्या है, मास पर यूनिट टाइम, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली। तो चेंज इन वेलोसिटी भी आ गई और मास पर यूनिट टाइम भी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आ गया, उसी को तो फोर्स कहते हैं। बस यही आंसर है, वैल्यू डाल के आंसर निकालो, ठीक है। एरिया का दायरा सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। एरिया दे दिया, वेलोसिटी दे रखी 12 मीटर पर सेकेंड, और बस ठीक है, cos 60 तो हाफ होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज टैंक is filled with water to a height h. A small hole is made at the base of the tank. It takes time t1 to decrease the height of water from h by eta, and it takes t2 time to take the rest of the time, rest of the water, और t1 t2 बराबर है, तो ईटा की वैल्यू क्या है। देखो ये रही टंकी,
टंकी में 6h हाइट तक पानी है, मान लो किसी टाइम पे पानी स्मॉल h हाइट तक रह गया, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो √2gh हो जाएगी। उसको छोटे a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट। इसी को मैं एक्चुअली dH/dt इंटू कैपिटल A भी बोल सकता हूँ। ये देखो जरा, ये समझ में आता है क्या? बस जिस रेट से टंकी खाली हो रही है, बेसिकली A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, वॉल्यूम, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी। तो यहां से A को नीचे ले जाते, चलो, तो यहां से ये आ गया। अच्छा, एक माइनस साइन और लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ हाइट कम हो रही है, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, dH/dt की वैल्यू हो गई माइनस छोटा a √2gh अपॉन कैपिटल A। अब dt लेगा इधर और हाइट ये √h लेगा इधर, और इसको किया इंटीग्रेट। हाइट गोज फ्रॉम h टू h/eta और टाइम गोज फ्रॉम 0 टू t1 या t, और t1 और t2 जो दे रखे हैं उन दोनों को अपन मैं t ही मान लेता हूं। लेट अस से दोनों ही t के बराबर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, √h का इंटीग्रल क्या होता है, 1/√h का इंटीग्रल क्या होता है, h की पावर -½ का इंटीग्रल, तो वो ये हो गया ट्वाइस ऑफ √h। लिमिट गोज फ्रॉम h टू h/eta, दिस इज इक्वल टू -a इंटू √g/2g बाय कैपिटल A इंटू टाइम t। ये बात समझ में आ रही क्या? अरे क्या हो गया, सन्नाटे में आ गई एकदम, क्या गणित ज्यादा हो गई क्या? ये समझ में आया था? तो फिजिक्स तो वहीं खत्म हो गई, वो तो मैच है, बस कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ये √h यहाँ ले आए और टाइम dt उधर ले गए और इंटीग्रेट किया। टाइम गोज फ्रॉम 0 से t, हाइट गोज फ्रॉम h टू h/eta, ठीक है। अब ये बता 1/h की, ये क्या है, ये h की पावर हाफ लिखा हुआ है, h की पावर -½ लिखा हुआ है ना, उसका इंटीग्रल क्या होगा, तो h की पावर हाफ अपॉन हाफ यानी कि 2, दिख रहा है कुछ? हाँ, तो अब क्या करना है, बस ये 2 इधर ले जाओ, तो h अपॉन ईटा माइनस h विद दोनों का रूट, ये हो गया -a इंटू √g/2 कैपिटल A इंटू t। माइनस साइन को और यूज कर लो, h को भी नीचे ले जाओ, ईटा की एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। दूसरा काम ये करना है कि दोबारा h/eta से 0 तक ले जाना है और फिर टाइम 0 से t जाएगा, ठीक है, क्योंकि t टाइम में h से h/eta आया था और t ही टाइम में वो h/eta से 0 हुआ है। तो फिर से उसको इंटीग्रेट करेंगे, एक बार फिर 0 से t और यहाँ पे h/eta से दोबारा h, और फिर से टाइम के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आएगा, दोनों को डिवाइड कर देना, टाइम से टाइम कट जाएगा और ईटा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, h/eta से 0 आएगा, मैंने क्या बोला, h नहीं, सॉरी, बाद में 0 तक, ठीक है, हाइट जो है बाद में 0 हो जाएगी। तो उस केस में जो दोनों का एक्सप्रेशन को दोबारा लिखोगे तो राइट हैंड साइड में फिर एक t आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, h कैंसिल हो जाएंगे, काफ़ी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ईटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आई वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या दे रखा है, cylindrical vessel of cross section area 1000 centimeter square is fitted with a frictionless piston of mass 10 kilogram and fitted with and filled with water completely. A small hole of cross section area 10 millimeter square is opened at the 50 centimeter d from the lower surface of the piston. Velocity of efflux of the hole will be. क्या बेकार है, फिर वही सवाल घूम फिर के बर्नौलीज थ्योरम। मतलब सवाल नया है पर कंसेप्ट जो है या जो इक्वेशन, तो बेसिकली देखा जाए तो जब भी आप इसकी बात करते हो फ्लूइड डायनामिक्स की, तो हमेशा ही हम लोग दो ही चीज़ें लगनी है, एक इक्वेशन कंटिन्यूटी और दूसरी बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ क्या दे रखा है, तो भाई ऐसा है कि ये टंकी थी, टंकी में एरिया दे रखा है ऊपर वाला और यहाँ पे पिस्टन दे रखा है, पिस्टन का मास भी दे रखा है, और यहाँ से 50 सेंटीमीटर नीचे इसको डी मान लेते हैं, यहाँ पे एक छेद कर दिया, उसका भी छोटा सा एरिया दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पूछी हुई है,
कैसे निकालोगे? अच्छा ये बात साफ दिख रही है, इसका एरिया है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ए जो है वो बहुत बड़ा है स्मॉल ए से, इसका मतलब v बहुत बड़ा होगा u से, अगर इसकी वेलोसिटी u है तो ए यू इज इक्वल टू ए वी, पर v बहुत बड़ा है। अब यहां से यहां तक लगाते हैं अपन क्या, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या हो जाएगी, यहां का जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस हाफ रो यू स्क्वायर प्लस रो जी डी 50 सेंटीमीटर 0.5 इक्वल टू, फिर यहां पे लगाओगे प्रेशर आ गया पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0, हाफ रो यू स्क्वायर को वी स्क्वायर सामने नेगलेक्ट कर दूं क्या, साथ ही साथ पी नॉट से कट गया, तो बचा क्या एम जी बाय ए प्लस रो जी डी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, तो हाफ लिया वहां लिख दिया, रो लिया यहां लिख दिया, रूट लिया लगा दिया, वेलोसिटी आ गई। समझ में आ गई वाली बात, किया गया वही बर्नौलीज थ्योरम लगाइए वो फिर के, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, और खत्म हो गए। और इसी के साथ हमने कई सारे सवाल देखे, किसके, फ्लूइड्स के, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं वो फिर बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।